Good morning, everyone. Welcome to your own 5 a.m. Cash Flow Mastery Workshop. Yes, good morning. So, how are you today? This is your live session on today, 19th of December, and I'm super excited to present each one of you, the checklist. Yes, my dear friend, this is your own 5 a.m. Cash Flow Mastery class at this 5 a.m., 19th of December 2020, chilled morning of Delhi. You all are here. You all are here online, on the Zoom, in your own cash flow mastery program. Most of the people have already joined. Good morning, Madhusudan ji. Good morning, Sanjay Narwal ji, Srinivasan ji. Okay, wow. So I request everyone to reply in panelists and attendees. ओके सो गुड मॉर्निंग इंडिविजुअली बहुत सारी आ गई है तो चलो लेट अस स्टार्ट द डे द ओवरऑल फ्रेमवर्क for which this 5 a.m. workshop takes place is how to flood your business and life with consistent cash flow. So I talk about a millionaire and billionaire's design to achieve a complete financial freedom with financial control in your company and life. So that you don't have to waste your number of years in trial and errors. देखो ऐसा है कि हम जब डिजाइन की बात करते हैं ना तो उसके अराउंड एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाला हूं तो आज का नया कंटेंट क्या है चेकलिस्ट चेकलिस्ट फॉर कैश रिच बिजनेस एंड लाइफ मुझसे ना एक बिजनेस ओनर ने बात की तो हम काफी लंबी डिस्कशन में थे और बात कर रहे थे बिजनेस कैसे होना चाहिए वर्किंग कैसी होनी चाहिए आज एक स्टार्टअप है तो उन किन चीजों का ध्यान रखे अच्छा आज एक बिजनेस ओनर है जो इस स्टेज के ऊपर है कि जो बिजनेस एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर चुका है अब किस तरह से ध्यान दे कुछ बिजनेस जो है वो ग्रोइंग स्टेज में है कुछ स्टेबल स्टेज में है सैचुरेशन स्टेज के अंदर है कुछ स्टार्टिंग स्टेजेस के अंदर है तो मुझे उस बिजनेस ओनर ने पूछा कि क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे एक चेकलिस्ट मिल जाए कि जगमोहन आप समझाते हो क्या बताते हो क्या डिस्कस करते हो क्या हमारे बिजनेस पे काम करते हो वो आप ये काम करते हो यू डू दिस थिंग दैट हमें इन चीज का ध्यान रखना चाहिए अगर बिजनेस में ये सब चीजें होंगी तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा और कैश रिच रहेगा उसकी कोई चेकलिस्ट नहीं मिल सकती उसकी कोई ऐसी सिंपल सी चेकलिस्ट मिल जाए कि ये हो गया टिक कर दिया ये हो गया टिक कर दिया द थिंग वी आर डूइंग स्टेप बाय स्टेप और वो सब चीजें इंश्योर करे जब वो सब चीजें एग्जिस्ट करेंगी तो हमारा बिजनेस तो कैश रिच रहेगा आई सेड यस तो फिर हमने रिलेवेंट एग्जांपल लिए किसके हमने रिलेवेंट एग्जांपल लिए जो आज की डेट में ऑलरेडी कैश रिच बिजनेस है उसके प्रमोटर डायरेक्टर प्रोप्राइटर पार्टनर जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ उन लोगों की केस स्टडी को हमने डिस्कस किया देखा बातचीत की और फिर वो करते 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 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई हैव क्रिएटेड अ चेकलिस्ट फॉर यू आर यू इंटरेस्टेड are you interested to really look at that checklist if you are interested please type यस इन द चैट बॉक्स आप बोलोगे यार जगमोहन इंटरेस्टेड तो है इसीलिए तो सुबह 5 AM में आपके साथ 5 AM लाइव मास्टरी क्लास के अंदर हैं अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट यू आर राइट माय डियर फ्रेंड देखो क्या है ये जो टाइम फ्रेम है ना जो सुबह का अमृत वेला है प्रभात वेला है इसके अंदर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है आप फोकस हो आप अपनी फेवरेट जगह पर हो और
पूरे अमेजिंग एस्पेक्ट के साथ में आप आज 5 AM मास्टर क्लास में क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं, नंबर 1, एक आप तो रेगुलरली आते हैं और आपको अपनी रिजल्ट में लाइफ मिल रहे हैं और जिस लेवल की नॉलेज और थिंकिंग आपके ब्रेन वायर में हो रही है, तो वो आपको एक्साइट करता है, वो आपको रिजल्ट देता है, इसलिए आप हो। या आप पहली बार आज 5 AM मास्टर क्लास के अंदर आए हो, तो आप एनर्जी फील करोगे, आप एक्सपीरियंस करोगे कि जो आप इस समय पर थिंकिंग डोमेन में करते हैं, आइडिएट करते हैं और अपनी डायरी में नोट्स बनाते हैं, उन नोट्स बनाने के बाद जब उसको रियल लाइफ के एक्शनेबल में लेकर आते हैं और आप अपने पिछले वीक के नोट्स को रेफर करते हैं, क्या चीजें आपकी हो गई हैं कैश फ्लो के अंदर और क्या चीजें आप और करनी है आपने, एंड देन थ्रू आउट द वीक उसके ऊपर वर्किंग करते हैं और सैटरडे को हम जब बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ कैश फ्लो मास्टरी की, तो ये ना एक स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप एक कंसिस्टेंट ग्रोथ लेकर आ रहा है आपके बिजनेस के अंदर भी, आपकी कैश रिच लाइफ के अंदर भी। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए ना मैं आपको सीधा उस चेकलिस्ट के ऊपर लेकर जाता हूं। तो आप देखो अपने बिजनेस के अंदर क्या ये सारे के सारे चेकलिस्ट के एस्पेक्ट टिक्ड ओके हैं। एंड वन मोर थिंग, दिस इज दी लाइव सेशन। अब लाइव सेशन का क्या फायदा है, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, डोंट हेजिटेट, type your question in the chat box and I will reply to those questions while I'm taking care of the content of today's master class. At the same time, if you have some observation, if some feelings are coming, if some thoughts are coming, if some expression is coming, so you can express your all thought feeling expression through the typing in the chat box. You are free. Why? Because this is your own 5 AM masterclass and you are amazing human being. तो यहाँ पर हम चलते हैं, let's go to the checklist. जब मैं checklist की बात करता हूँ, तो checklist look like this. See, this is a kind of cash rich business checklist I have prepared for you. There are number of points and I am going to talk about each of the point. तो जैसे जैसे आपके बिजनेस के अंदर वो पॉइंट आपने देखा कि ये हो गया है, तो आप टिक करते जाएंगे, टिक एंड टिक and tick and tick and tick. The way it is processing, the way it is moving, the way things are going, तो आपको देखना है कि वो चीजें ग्रीन टिक हो गई है या नहीं टिक हो गई हैं और उसके ऊपर क्या क्या काम करना है। ये चेकलिस्ट ना आपको पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क देने वाली है जिसके अंदर आप अपने बिजनेस को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करें point by point of the cash rich checklist. Okay, yes, looking at your excitement in the chat box, my dear friends, I am ready and you are ready. Chalo. Cash rich business and life. Number 1, is your business model profitable? Aha, yes. Yes, my dear friend. Is your business model profitable? जब मैं ये कहता हूं ना कि मेरा बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है, तो मैंने ना अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया कि किसी ने रेस्टोरेंट खोल दिया, पिंड बलूची, जो कि हल्दीराम के बिल्कुल साथ में है और वो सेकंड फ्लोर के ऊपर है। तो उसको लगा कि हल्दीराम में तो बहुत सारे लोग आते हैं और ये पिंड बलूची की ब्रांच, वैसे तो पिंड बलूची बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन वो पर्टिकुलर ब्रांच हल्दीराम की एक गली छोड़ के साथ में खुल गई। उसको लगा कस्टमर तो यहाँ पर आते हैं अपने टेस्ट को चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मेरे पास भी आएंगे, अगर ये चल पड़ा तो मेरा तो ब्रांच चल ही जाएगी। नहीं चली, कुछ ही दिनों में बंद हो गई। उसका वो बिजनेस मॉडल ही ना प्रॉफिटेबल नहीं था, क्योंकि उसने ये देखा जिस एरिया के अंदर हल्दीराम ओपन था उसका नेचर ऑफ बिजनेस और जो पर्पस और जो लोकेशन थी, वहां पर कस्टमर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आ ही नहीं रहे थे, वो रेस्टोरेंट के एंगल से आ ही नहीं रहे थे। और उसने कैलकुलेशन ही नहीं लगाई कि मेरा रेंटल कितना होने वाला है, इस ब्रांच का रेंटल कितना होने वाला है और उसके ऊपर उसकी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट क्या होने वाली है
और मेरे रनिंग एक्सपेंसेस क्या होने वाले हैं। उसको ये पता था कि रेस्टोरेंट खोलना है, हल्दीराम के पास खोलना है, रेवेन्यू बहुत शॉर्ट पड़ गया। रेवेन्यू अब उस एरिया में रेवेन्यू का क्राइटेरिया ही वही था, रेवेन्यू बहुत शॉर्ट पड़ गया लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा हैं। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो बिजनेस मॉडल ही प्रॉफिटेबल नहीं था क्योंकि एंटीसिपेट ही नहीं किया। उसी तरीके से एक somebody shared कि I have started the business, तो there was some OEM manufacturer, तो he thought कि I will be supplying the material to the OEM supplier. Now what is happening? The company taking material from the OEM and he started job work for that particular person. अरे उसके तो रेट ही इतने कट के स्क्वीज होके चूस के मिल रहे थे कि तो मेन कंपनी ही मैन्युफैक्चरर को 5% का जीपी मार्जिन दे रही थी। अब उसने कमिट कर दिया कि मैं आपकी इस प्रोडक्ट की, इस आइटम की सप्लाई रेगुलरली आपको करता रहूंगा। ध्यान ही नहीं दिया जी, ध्यान ही नहीं दिया। अब चाहे कितना भी कर लो, ऑलरेडी अगर कोस्ट शीट के हिसाब से कोई मार्जिन ही नहीं है उस प्रोडक्ट के अंदर, तो क्या वो जॉब वर्कर मैन्युफैक्चरर के लिए जो काम कर रहा था वो सक्सेसफुल हो पाता? For a shorter period of time, 3 to 6 months, he was able to supply the material on time. Why? Because he invested his own capital, he invested the working capital and keep on supplying the material with the hope that something will happen. But that particular product, even though the quantity was good, the order was large and everything was okay, and he was feeling very happy that he is working for a big company like Maruti's OEM suppliers he is doing, and he was saying that I'm working for the Maruti. But what happened in the long run? Crash. Why? Because the business model per se is not profitable. So what the point I'm making here? In the cash rich and profit, in the cash rich business and life, my dear friend, जरूरत क्या है? जरूरत ये है, सबसे पहले तो ये देखना है कि जो बिजनेस हमने स्टार्ट कर दिया वो पर यूनिट प्रॉफिट में है। यूनिट ऑफ आइटम कितने में बेचता हूं, कितने में मेरी उसकी लागत आती है, मेरे घर में क्या उसकी कॉस्टिंग पड़ती है, उसके बाद ओवरऑल उससे रेवेन्यू होगा कितना जनरेट। अच्छा, रेवेन्यू मैंने जनरेट कर लिया, उसके अगेंस्ट में कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं, उसके अंदर हम इंटरेस्ट कॉस्ट को ऐड कर ही नहीं रहे। उसके अंदर तो बहुत सारे ऐसे हिडन एक्सपेंडिचर हैं। कोई भी बिजनेस अगर रन करता है, जो खर्चे आपको दिखते हैं, आप ना एक लमसम फिगर मान के चला करो, वो हिडन एक्सपेंडिचर की भी होती हैं जो सडनली अराइज हो जाते हैं। कई बार रिपेयर मेंटेनेंस में, कई बार गवर्नमेंट लेजिस्लेशन चेंजेस के अंदर वो जो सडन चेंजेस है ना, वो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही क्रैश कर देते हैं। उसके अलावा जब आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं या सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, मोस्ट ऑफ दैट, सम ऑफ द टाइम, इन फ्यू इंस्टेंसेस, कभी कभी ना साल में ऐसा हो जाता है कि गुड्स रिटर्न भी हो जाती हैं, कोई कोई डिस्ट्रक्शन भी होती है मटेरियल की रास्ते में, कोई कोई चालान भी होते हैं, कोई अनसीन पेनल्टी भी लगती है। तो हमें देखना है कि ओवरऑल जो मैं बिजनेस का मॉडल लेकर चल रहा हूं, क्या वो प्रॉफिटेबल है? यस, दिस इज द रिलेवेंट पॉइंट दैट वी नीड टू लुक इनटू। तो आपने देखा कि हाँ, मेरा ये वाला पॉइंट रिलेवेंट है, तो आपने उसके ऊपर टिक किया। नाउ व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? Is your business model cash rich? When I say cash rich, I mean to say कि जो उसकी पेमेंट टर्म्स हैं, जो पेमेंट टर्म्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट की तरह का प्रोजेक्ट है कि आपको एक हाईवे का पुल बनाना है और 10 साल वो हाईवे के पुल के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और इन्फ्लो तो आना है 5 साल के बाद। आर यू डूइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो क्या आपके पास रिलेवेंट कैपिटल है, रिलेवेंट लोन लिया है, क्या उसको आप सर्व कर सकते हैं? नहीं, नहीं, नहीं। आप तो कह रहे हो कि यार मैंने बिज़नेस शुरू किया है अपना घर डे टू डे मैनेज करने के लिए। तो फिर क्या वो बिज़नेस मनी मेकिंग मशीन है कि मनी ईटिंग मशीन है? नाउ, मनी मेकिंग और मनी ईटिंग मशीन का मतलब ये है कि आपने कहा कि गफ़ार में मोबाइल तो बहुत बिकते हैं, गफ़ार मार्केट के अंदर, तो मैं क्या करूँगा कि मैं भी मोबाइल इंपोर्ट करना शुरू करता हूँ चाइना से, और बहुत अच्छी डिमांड है, और मैं इसको तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर इन मोबाइल को सप्लाई कर दूंगा। तो उस एक्साइटमेंट के साथ में बिजनेस ओनर ने मटेरियल परचेज कर लिया चाइना से और उसको सप्लाई करना शुरू कर दिया। खरीदा अपने घर से पैसे देके,
अब पैसे कब आएंगे? 3 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में। उनमें से कई डाउटफुल डेप्ट भी होंगे, कई राइट ऑफ भी होंगे। तो इस तरह के बिजनेस के अंदर हमेशा आपकी बैलेंस शीट के अंदर एक उम्मीद की किरण खड़ी रहती है। उस उम्मीद की किरण का नाम है debtors. Now there are the debtors or the inventory that is standing in the books of account. Lots of money to be received. Oh yes, I will be getting that money. बस आने ही वाले पैसे हैं, बस पेमेंट होने ही वाली है, बस आने ही वाली है, आ जाएगी, जैसे ही आएगी मैं अगली पेमेंट कर दूंगा। अब आने वाले की उम्मीद के अंदर हमने बैंक से ओडी सीसी फर्दर और लोन उठा लिए, दोस्तों से लोन ले लिए, और वो ऐसे चक्रव्यूह के अंदर जकड़े जा चुके हैं कि वो बिजनेस ही पर से कैश रिच नहीं है। जब से बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो मनी डिमांड करता ही रहता है। द वे द बिजनेस इज एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड करता 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 जा रहा है, एंड योर लोन लायबिलिटी इंटरेस्ट टेंशन एवरीथिंग इज गेटिंग इंक्रीज। नाउ व्हाट वी नीड टू सी, we need to see overall, look at from the independent perspective, is my business model as such is cash rich? If it is not, then think about the variant of that. Do you really need to diversify into the business? Do I have the sufficient availability of cash? Okay. Okay. Okay, let me see. Let me see. Somebody has mentioned a point. Okay. Okay, is it clear, Pankaj? Is it okay now? Oh, great. Right. So let's proceed further. So, second point of the checklist. Srinivasan Patuji is saying that we need to change the payment term with the supplier for this. There are three aspects need to be taken care for making your business model cash rich. Yes, one of the aspect is the payment term, and that is the biggest part of that. Yes, Mr. Srinivasan. And during the checklist, I will cover all the point. Now you need to see your cash model is cash rich. Point number 3, is your business model scalable? When I say scalable, I mean to say you are doing a business just like a McDonald business. They are doing in 1 unit and 2 unit, 3 unit, 5 unit. Long ago, there was a business in the name of VLCC. They started their activity, and it was a scalable business model. Starbucks is a scalable business model. Like when you're manufacturing certain parts and that material is being supplied across the country or the world, so the setup of that unit is scalable. Do that business which is actually scalable, not permanently dependent on certain condition, and which can be there only in a particular area. अदरवाइज ये बिजनेस के अंदर ना बिजनेस नहीं रह जाएगा, एक तरीके की जॉब बन के रह जाएगी। कैसी जॉब बन के रह जाएगी कि सुबह उठना है, बिजनेस के लिए जाना है, वो काम करने हैं, शाम को घर आ जाना है, सातों दिन बिजी रहना है। वो बिजनेस अगर आप जाएंगे और वो करेंगे तो तभी होगा। उसकी डिमांड उसने लिमिटेड एरिया के अंदर है, और प्रोडक्ट के अंदर सर्टेन लिमिटेशन है कि आप उसको उसी प्रपोर्शन के अंदर स्केलेबल नहीं कर सकते। अगर बिजनेस मॉडल स्केलेबल नहीं है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो जितनी भी मनी टाइम एनर्जी आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, दैट बिजनेस इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी दी cash rich business. So what I mean to say, look at your business model. The first 3 points of the checklist are talking about what? Business model, and the business model. The business model, like when you're doing the business model, look at from the perspective of the investor. Why the investor will invest in your business. Like right now you are the investor because you have started the business, और हमें ना प्यार हो गया है अपने बिजनेस के साथ में, इतना ज्यादा प्यार हो गया है और इतनी सारी जस्टिफिकेशन हमने अपने माइंड के अंदर डाल दी है
एक सेकंड के लिए अपने अंदर के सीईओ को बाहर निकालो और अपने बिजनेस को एज ए इन्वेस्टर की तरह देखो। इन्वेस्टर कौन से बिजनेस के अंदर पैसा लगाना चाहेगा? नंबर वन, दैट बिजनेस शुड बी प्रॉफिटेबल। भाई मेरी आरओआई क्या आ रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है उसके ऊपर। अच्छा, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, थिंक लाइक ए वॉरेन बफेट, वो कैश रिच है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हर दूसरे चौथे आठवें दिन जो है उसके अंदर और पैसा डालो और पैसा डालो और पैसा डालो और पैसे ही डालते रहो। तो ये मैंने कैश जनरेटिंग इंजन बनाया है कि मनी ईटिंग इंजन बनाया है? तीसरा, वो स्केलेबल है कि नहीं? ये बिजनेस मॉडल है। ये तो हो सकता है कि बिजनेस के स्टार्ट करने से पहले भी आप इसको बना सकते हो, या अगर आपका बिजनेस आप कई सालों से कर रहे हो तो आज ही ना सैटरडे है, संडे लगा लो, 1 घंटा लगा लो, सुबह लगा लो, इस क्लास के बाद लगाना, अपने बिजनेस मॉडल को स्टडी करना कि करता क्या हूं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम मैं सोल्व कर रहा हूं इस वर्ल्ड की, इस दुनिया की, इस पृथ्वी की, इस ह्यूमन बीइंग की, कौन सी नीड को मैं फुलफिल कर रहा हूं। तो जिसके अराउंड मैंने बिजनेस मॉडल क्रिएट किया है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वजह से मेरे पास क्या रेवेन्यू जनरेट होता है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के अगेंस्ट में मेरी क्या एक्सपेंडिचर होता है, और पैसा कब और किस तरह से इनफ्लो होता है। इज इट रियली प्रॉफिटेबल? इज इट रियली कैश रिच? इज इट रियली स्केलेबल? इन 3 पैरामीटर के ऊपर ना एक बार अपने बिजनेस मॉडल को टेस्ट कर लो। आर यू एबल टू रिलेट विद माई पॉइंट? इफ यू आर रियली एबल टू रिलेट विद माई पॉइंट, देन प्लीज टाइप आर। प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड। रिलेट, प्लीज टाइप रिलेट और आर, कि जब हम बात कैश रिच बिजनेस की कर रहे हैं तो क्या शांति से हमने तसल्ली से बैठ के अपने बिजनेस मॉडल को स्टडी किया है क्या? या हो सकता है किसी एक्सपर्ट को दिखाया है क्या? या हो सकता है कि क्या हमने इसके ऊपर फाइनेंशियल टेस्टर लगाकर देखा है क्या? फाइनेंशियल टेस्टर, देखो, जिन लोगों ने अर्लियर वर्कशॉप की थी 5 AM की, उनको बता देता हूं कि ये फाइनेंशियल टेस्टर कहां पर है। देखो, जैसे ही आप जीएसए ऑनलाइन पर जाएंगे, लेट मी टेल यू, जैसे ही आप जीएसए ऑनलाइन .in पे जाएंगे और आपने ओपन जीएसए ऑनलाइन किया और अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी से लॉगिन किया, एंड देन यू विल बी रीचिंग टू द होम पेज ऑफ जीएसए ऑनलाइन. Now, there is a tab in the name of 5 AM masterclass. The moment you will click on the 5 AM masterclass, on the right hand side, if you will look at this aspect, yes, this see 31st October 2020 financial tester. This is the financial tester, my dear friend, I'm talking about. So whether your business is profitable, your business is cash rich, your business is scalable, so you really want to test, so you need to click. इस वीडियो को देख लेना अगर आपने नहीं देखी हुई, और अगर आपने देखी हुई और टेस्टर चाहिए, the moment you click on the tester, it will create a copy. make a copy हो गया. मेक ए कॉपी करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से आपके पास फाइनेंशियल टेस्टर आ जाएगा. अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो की जो लास्ट मंथ की फिगर्स हैं या लास्ट ईयर की फिगर है, वट एवर द यू फील, तो आप उसको फीड इन करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्लान क्या होना चाहिए, एक्चुअल क्या है, पता लग जाएगा. वेरिएशन कहां पर आ रही है. फॉर एग्जांपल, आप सोच रहे हो जीपी रेशियो 40% होनी चाहिए, आ रही है 20%, तो प्रॉफिट कम हो गया ना. पता लगे जीपी आ रही है 1% की, हाँ जी, और कम हो गया तो यहाँ पे 38 लाख का फर्क पड़ गया. तो आपने देखा कि मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या आ रहा है, कहीं माइनस में तो नहीं जा रहा, प्लस में तो नहीं जा रहा. अरे मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है. कैश कन्वर्जन साइकिल बताएगा कि क्या आपका बिजनेस कैश रिच है या नहीं. दिस कैश कन्वर्जन साइकिल इज गोइंग टू टेल यू वेदर इट इज cash rich or not. And look at the profitability, debt equity ratio, ROI. These are some of the important and relevant parameter to really test your business model in financial terms. Otherwise, in other terms, आप पेपर पेन लेके तो वैसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, पेपर पेन लेकर वैसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि द थिंग विच आई एम डूइंग, इज इट रियली प्रॉफिटेबल, कैश रिच एंड स्केलेबल. सो चेकलिस्ट में ना ये 3 पॉइंट है, ये बेस है, ये आधार है, इसलिए मैंने इसके ऊपर इतना टाइम लगाया, और ये तीनों पॉइंट टिक हो गए
तो आप इनको टिक करके आगे बढ़ो. एनी बिजनेस मॉडल, आर यू डूइंग सर्विस और ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग और बिल्डर, एनी बिजनेस यू आर इन, किसी भी बिजनेस के अंदर आप हैं, बिजनेस तो बिजनेस ही होता है. आर यू एबल टू रिलेट विद माई पॉइंट? आगे बढ़े? इफ यस, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फोर्थ, डू यू प्रिपेयर बजट ऑफ योर बिजनेस? ऐसा है, बजट ना आपका एक 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 दूरबीन है, ऐसे ऐसे दूरबीन है, जिसके अंदर ना फ्यूचर नजर आता है. जैसे अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, अभी तो हमें बस आसपास की 4-6 फुट की चीजें नजर आ रही हैं. जैसे आपने दूरबीन लगाई तो आपको दूर का भी नजर आना शुरू हो गया, और ये ऐसी दूरबीन है जो फ्यूचर को भी देखती है. वो अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल के एस्पेक्ट को देख सकती है. तो माय इन्विटेशन टू माय डियर बिजनेस ओनर एंड फाइनेंशियल कंट्रोलर इज दैट if you are not preparing the budget of your business, then you are not on the path of cash rich business. Why? When you will make a budget na, while making that budget वो आप फ्यूचर की बहुत सारी चीजों को एंटीसिपेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा क्लाइंट है, उसने कहा कि अब ना मुझे सैप ईआरपी सिस्टम लगाना है. अब उसके बिजनेस मॉडल में इतने थिन मार्जिन थे, उसने सैप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो इंप्लीमेंट कर लिया 1 करोड़ रुपए लगा के, लेकिन जो उसकी 3 बड़ी पार्टियां थी जिसके साथ बिजनेस करता था, उसमें से 2 चली गई, 1 रह गई. अब फिर छोटी छोटी पार्टियों के साथ में बिजनेस हुआ. अब जितना उसका प्रॉफिट मार्जिन आ रहा था वो सैप की मेंटेनेंस कॉस्ट में ही चला जा रहा था. तो हमें देखना है ना कि हमारे बिजनेस में रिस्क असेसमेंट क्या है, कितनी नंबर ऑफ पार्टीज हैं, कहां से रेवेन्यू आता है, क्या वो रिस्क मैट्रिक्स के हिसाब से, कहीं मैं बहुत रिस्क वाला बिजनेस तो नहीं कर रहा. उसके अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं. बजट का सिनेरियो हो सकता है, नंबर 1 कि यार normal scenario, second scenario can be best scenario, third scenario can be bad scenario, fourth can be worst scenario. तो आप अलग अलग सिनेरियो लगा के देखो ना. बजट में क्या है? बजट इज अ गूगल शीट on which you need to put certain formula and you need to anticipate the future. Should I go for this line of item or not? If I go for this line of item, what will be the selling price? Okay, if I tweak the selling price, if I reduce the selling price, what will be the impact of GP? Whether that GP will be able to serve my fixed cost or not. Do you really think that making budget in your company is relevant? If you also feel that it is relevant, then please type relevant in the chat box, my dear friend. If you feel it is relevant, if it is not, then please type not relevant or say anything which is coming into your mind. माय डियर फ्रेंड, ये जो चेकलिस्ट मैं आपके माइंड में इनप्रिंट कर रहा हूं ना, ये एक एक चेकलिस्ट का पॉइंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है. अच्छा, आपने करना क्या है? डू इट बाय योरसेल्फ और डेलीगेट. द बेस्ट थिंग इज डेलीगेट. द बेस्ट थिंग इज to ask your team to prepare it and you verify it, decide a date, declare a date. So cash rich business has a very important ingredient to have a budget of your business. Now look at that. Are you preparing product wise GP margin? I have seen business owners, उन्होंने क्या किया, एक आइटम के अंदर तो ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रहे हैं, बाकी 8 लाइन ऑफ आइटम्स, हर एक लाइन ऑफ आइटम के अंदर लॉस है. हर एक लाइन ऑफ आइटम के अंदर लॉस है. तो जो मेन प्रॉफिट कमा रहे थे वो पहली आइटम में से, और उसके बाद बाकी सभी आइटम के अंदर लॉस होने की वजह से इसका प्रॉफिट ही खत्म होता चला जा रहा है. इट वुड हैव बीन बेटर कि वो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को बनाने बंद कर दिए होते, वो टाइम, एनर्जी और मनी प्रॉफिट मेकिंग मार्जिन वाले एस्पेक्ट के ऊपर टेकन केयर किया होता. ये सर्विस के लिए भी एप्लीकेबल है. हमारा 80-90% टाइम मान लो उन एरियाज के अंदर जा रहा है जो रेवेन्यू ही जनरेट नहीं कर रहा. लाइक इवन इन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, लाइक पीपल आर
investing time on preparing the income tax return. Today softwares are available, but whole time energy is going invested in making the income tax return of 1000 client. 1000 client will take whole lots of energy, time, of money of the CA office, but what will the revenue? Nothing. So educate to the client to file the self ITR, or let it to be filed by the income tax return preparer, or let it to be filed by the in-house accountant, and then provide the consultancy while making that. तो ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, उसको बंद करो। जो प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, जो रिलेवेंट सेगमेंट है, उसको चलाओ। मे बी लाइक यू आर एन आर्किटेक्ट एंड you are focusing on very small project, so you need to make a combination of big project and the small project. Maybe you are a trader, and since there is a brand name and you are able to sell any amount of that particular product, टर्नओवर तो इतनी बड़ी है कि आपको बड़ा मजा आ रहा है कि मैं ब्रांड की ट्रेडिंग कर रहा हूं, लेकिन 1, 2 या 3 रिजेक्शन हो गई, रास्ते में गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, इंश्योरेंस क्लेम लग गए, लेने के देने पड़ गए। अब देखो इतनी बड़ी टर्नओवर में पिछले 10 सालों के अंदर कितने ज्यादा रिजेक्शन, वेस्टेज, क्वालिटी हुई। एक प्रोजेक्ट की वेस्टेज जो है वो 25, 50, 100 हमारे किए हुए मेहनत को बर्बाद कर देता है। That is important, my dear friend. Are we really looking at the various segment? Some people have divided their segment. अगर हम नॉर्थ इंडिया में काम करते हैं तो ये प्रॉफिट मार्जिन आता है, साउथ इंडिया में करते हैं तो ये प्रॉफिट मार्जिन आता है। तो यहां पर रीजन ही सेगमेंट हो गया। somebody are making dealer wise मुझे क्या प्रॉफिट आ रहा है, somebody is doing customer wise क्या आ रहा है, somebody is doing city wise क्या आ रहा है। अगर आप चेन्नई हैदराबाद में करते हो तो प्रॉफिट के अंदर है, लेकिन अगर आप गुंटूर या अलग एरियाज के अंदर करते हो तो लॉस मेकिंग है। कहां पर कितना सेटअप है, तो वो उस एरिया को बंद कर दे क्या, चला दे क्या, वहां पर अपनी सेल की टीम बढ़ाएं क्या, वहां पे कॉस्टिंग कम करें क्या, वहां पे रेंटल बंद करें क्या। बहुत सारे इंजीनियर्स हमने कई जगह पे हायर किए हैं। थिंक माय डियर फ्रेंड, थिंक। Please don't do the business just for the sake of doing the business, that we are present everywhere. Do a profitable and cash rich business. Are you getting the sense? Are you getting the sense? If what I'm talking about you is making a sense to you, please type MS in the chat box. Making sense. If my checklist is making sense in your life, then please type MS in the chat box, my dear friend. Yes. Yes, your participation makes the whole difference, like the vibration in the whole area. Okay, you are getting the point. I have reached to the point number 5. अब ना अपने बिजनेस के अंदर ना आप देख लो, क्या देखो, आप देख लो, आर यू प्रिपेयरिंग जीपी मार्जिन शीट? प्रोडक्ट वाइज जीपी मार्जिन शीट आप इसको कंबाइन कर सकते हो, जीपी मार्जिन किसी भी तरीके से निकल सकता है। तो कंबाइनिंग आप 5th and 6th पॉइंट, जीपी मार्जिन 5th and 6th आई एम कंबाइनिंग। 7th पॉइंट, आर यू रिसीविंग पेमेंट इन एडवांस? इफ यस, वेरी गुड। So that is the kind of USP, that is the kind of niche, that is the kind of command that you have created in the market. अगर आपको एडवांस पेमेंट नहीं आ रही तो एक बार क्वेश्चन पूछो ना, एक बार ना अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ लो, why am I not receiving the advance payment? अपने दिल से पूछना। अब बोलो कि मेरी इंडस्ट्री के अंदर ही ना ऐसा है कि ना, इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री है, अरे यार 60 दिन में पेमेंट आ जाए तो ही बहुत है, गवर्नमेंट सप्लाई है ना, गवर्नमेंट सप्लाई नहीं होती जी, पेमेंट नहीं आती पेमेंट। इंडस्ट्री ऐसी है, केमिकल की इंडस्ट्री है, कपड़े की इंडस्ट्री है, कहाँ आती पेमेंट इसके अंदर? आयरन स्टील की इंडस्ट्री है, नहीं। आप देखो, एक बार पूछ के देखो कि मैं क्या ऐसा करूं अपने बिजनेस मॉडल के अंदर कि मुझे पेमेंट रिसीव होनी शुरू हो जाए एडवांस में। एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर तो पेमेंट एडवांस में नहीं आती, लेकिन सतमोला वाले तो ले रहे हैं। अच्छा, बैटरियों के अंदर एडवांस में पेमेंट नहीं आती, योगाया वाले तो ले रहे हैं। तो इस तरह से फायर हाउसिंग के अंदर एडवांस में पेमेंट नहीं आती, लेकिन बहुत से बिजनेस ओनर्स हैं वो ले रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं वो? जरा कंसल्ट तो करो, जरा बात तो करो, जरा देखो तो सही। ऐसी जो एडवांस पेमेंट रिसीव कर पा रहे हैं उसी इंडस्ट्री के अंदर बैठकर, तो उन्होंने क्या अपनी किसी सर्विस के अंदर कोई चेंज किया है? क्या अपनी डिलीवरी में कोई चेंज किया है? क्या उन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसा 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 एस्पेक्ट मैजिक क्रिएट किया है दैट दे आर एबल टू रिसीव द एडवांस पेमेंट? देखो, हम ना
कैश रिच बिजनेस करना चाहते हैं, वी नीड टू हैव अ कैश रिच लाइफ, वी रियली वांट टू मेक अवर बिजनेस अ मनी मेकिंग मशीन, बट द आयरनी ऑफ द फैक्ट इज, व्हाट इज द आयरनी? द आयरनी इज वी आर नॉट इवन थिंकिंग, डूइंग तो छोड़ो, डूइंग तो छोड़ ही दो, डूइंग तो बहुत देर की बात है, डूइंग तो बहुत देर की बात है। आज 5 AM में कुछ लोग अभी थिंकिंग भी नहीं करना चाह रहे, थिंकिंग भी नहीं करना चाह रहे। जैसे ये पॉइंट आया आपके दिमाग में क्या चला? नॉट एप्लीकेबल इन माय केस, यार मेरी इंडस्ट्री में हो ही नहीं सकता। अरे थिंकिंग ही नहीं हो रही इस बारे में। आई ऑलरेडी नो दिस, आई ऑलरेडी नो। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये नहीं हो सकता, और अगर आपको पहले से पता है ये नहीं हो सकता और क्लोज माइंड से बैठे हैं, तो 5 AM में जो भी पार्टिसिपेंट है ना, वो क्लोज माइंड वाला नहीं है, क्लोज माइंड वाला नहीं है, वो ओपन माइंड वाला है। देखो, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हो, आप अनकंफर्टेबल जोन में जा सकते हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी कर सकते हो। अरे तभी तो लाइव हो अभी आप मेरे साथ में, तभी तो लाइव हो मेरे साथ में। तो ऑप्शन एक्सप्लोर करो ना, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखो, सिर्फ 5 से 10% बिजनेस ही सक्सेस है, बहुत सक्सेस है। बाकी 90 to 95% बिजनेसेस जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो मोस्टली वन जनरेशन बिजनेस होते हैं। तो किसी ने स्टार्ट किया, 10 12 15 साल चलाया, और प्रोप्राइटर पार्टनर ओनर जो है वो एक्सपायर हुए, उसके साथ ही बिजनेस भी एक्सपायर हो गया, बच्चे तो वैसे ही संभाल नहीं पाए। बहुत ही लिमिटेड बिजनेसेस हैं जो कि प्रॉफिटेबल है, कैश रिच है और कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका मतलब है कोई तो साइंस है ना, इसका मतलब कोई तो ऐसी चेकलिस्ट है, कोई तो ऐसे पॉइंट है जो उस बिजनेस को होल्ड कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है यही वाली वो सीक्रेट सोर्स हो। तो मुझे आप प्रॉमिस करो कि आप ना इस बारे में सोचना शुरू कर रहे हो, आप ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो कि क्या आपकी जो पेमेंट टर्म है वो एडवांस हो सकती है क्या। इफ यू प्रॉमिस टू थिंक, इफ यू प्रॉमिस टू थिंक एंड टेक एक्शन इन दिस एरिया, देन प्लीज टाइप प्रॉमिस। चलो आ जाओ, सुबह सुबह प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। देखो, कैश रिच बिजनेस में इफ यू प्रॉमिस, देन प्लीज टाइप पी और प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स। देखो, मजा तभी आएगा, मजा तभी आएगा। बिजनेस जो है वो कैश रिच तब बनने वाला है जब वन ऑफ द इंग्रेडिएंट भी इसके अंदर रहेगा, तो मजा आ जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं। आई एम गेटिंग योर प्रॉमिस। आप कह रहे हो नहीं यार मैं एक्सपोर्ट करता हूं, एक्सपोर्ट में हो ही नहीं सकता, वो तो एजेंट के थ्रू होता है, कमीशन जाती है, हो ही नहीं सकता। और मान गया सर जी, मान गया गुरुजी, आपकी बात मान गया। आपका कैश फ्लो कोच कह रहा है एक बार खोज के तो देखो, जो बिजनेस आप कर रहे हो क्या वही करते रहना था क्या सारी उम्र, या उसके अंदर कुछ डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, या कुछ क्रिएटिविटी भी लगा सकते हैं। थैंक यू, यू आर सच ए जनरस जनरस पार्टिसिपेंट। तो इसका बारे में थिंकिंग करेंगे, कहीं चैलेंज आएगा तो मुझसे 1-to-1 करो ना, मुझसे 1-to-1 करो, मुझसे आइडिया लो, स्ट्रेटेजी लो, बातचीत करो। मैं भी कहां से आइडिया स्ट्रेटेजी दूंगा, आप ही से लेके आप ही को दे रहा हूं। लाइक देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ business owners with whom I had interacted in the past. Now I am interacting, and even I am making the strategies around all those aspect जहां पर ये चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं। जब हम 1-to-1 करते हैं, थिंकिंग करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उस आइस को ब्रेक करते हैं, वहां से वो निकल कर आता है। लेकिन प्रॉमिस मैंने आपसे क्या लिया कि आप इसके बारे में थिंकिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 8, अगर एडवांस पेमेंट नहीं आ रही तो क्या हम एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट में एटलीस्ट पेमेंट मांग रहे हैं, ताकि वो कंफर्म तो रहे पेमेंट। अदरवाइज धीरे 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 हमारे कस्टमर हमको एक ऐसे चुंगल में फंसा लेते हैं, और वो रिलेशनशिप वाले एस्पेक्ट के अंदर हमारे करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जो है वहां पर लग गए। सारी वर्किंग कैपिटल तो हमारी ब्लॉक हो जाती है कस्टमर के पास में। फिर ऑर्डर होने के बावजूद भी हम बिजनेस नहीं कर पाते, और फिर यहाँ वहां परेशान घूमते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो यहाँ पर आप देखो कि क्या इस ऑप्शन को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, इज क्रेडिट पीरियड, ब्रेज गुप्ता जी ने कहा, चुंगल रिपीट किया। यस 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 यस, इज क्रेडिट पीरियड इज डिफाइंड एंड अपडेटेड इन कस्टमर मास्टर। देखो, आपकी एडवांस पेमेंट टर्म है, वेरी गुड, एलसी अगेंस्ट में, वेरी गुड,
15 दिन की है, 30 डेज की है, 45 डेज की है, चलो जो भी पेमेंट टर्म है, मेरा ये कहना है कि हमें जितने भी हमारे कस्टमर है ना, उसका क्या बनाना है, कस्टमर मास्टर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, वहां पर उसका क्रेडिट पीरियड डिफाइन होना चाहिए। क्यों? ताकि उसकी एजिंग रिपोर्ट निकल के आ सके कि किन से मेरे पैसे अभी ड्यू ही नहीं हुए और किन से ओवर ड्यू हो गए हैं। ये कैश रिच बिजनेस वाले करते हैं, लेकिन दूसरे नहीं कर पाते। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आ जाएगी पेमेंट, जानता है मुझे, अच्छा कस्टमर है, कर ही देगा वो। 10वां पॉइंट क्या है, क्या क्रेडिट लिमिट डिफाइन की हुई है? देखो, आपने कहा कि मैं विद इन 30 डेज पेमेंट करता हूं, रिसीव करता हूं, 30 डेज, विद इन 30 डेज रिसीव करता हूं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ का मटेरियल सप्लाई कर दो, नहीं कर सकते ना उसको भाई। उसकी आप क्रेडिबिलिटी भी तो देखो ना। अब पता लगे कि उसकी, जिसको आप कस्टमर को पैसे दे रहे हो वो आपसे उधारी मान ले लेगा 1 महीने की, लेकिन उसकी लिमिट ही नहीं है कि वो आपको पेमेंट कर सके। तो हर एक कस्टमर की आप लिमिट डिफाइन करो। जैसे हम बैंकों से ओडीसीसी लिमिट लेते हैं, तो लिमिट डिफाइन करते हैं ना कि इससे ऊपर बैंक नहीं हमें देता। उसी तरीके से जिसको हम उधारी सेल करते हैं, तो किस कस्टमर को कितने अमाउंट तक की उधारी सेल करनी है, क्योंकि उसने, मैंने एक कंपनी की बैलेंस शीट को देखा, उससे पहले ही 10 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग थे, तो 10 लाख तो दे ही नहीं रहा था, उसको 5 लाख और मटेरियल सप्लाई कर दिया, अब 15 लाख नहीं दे रहा। अच्छा, अगले महीने उसको 10 लाख का और माल सप्लाई कर दिया, अब 25 लाख नहीं दे रहा। अच्छा, अगले महीने उसको 5 लाख का मटेरियल और सप्लाई कर दिया, अब 30 लाख रुपए नहीं दे रहा। ये लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका प्रॉफिट दिखाता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेल हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है। अरे, ये वाला कस्टमर जो पहले 10 लाख ही नहीं दे रहा था, तो उसको 5 लाख का मटेरियल क्यों और सप्लाई कर दिया? उसकी लिमिट 10 लाख पे क्यों नहीं बांधी हुई? क्यों सप्लाई कर दिया? क्यों सप्लाई कर दिया? अच्छा, मुझे बताओ क्यों सप्लाई कर दिया? कोई बताएगा चैट बॉक्स के अंदर? 10 लाख रुपए तो वो पहले भी नहीं दे रहा था, ओवर ड्यू थे, उसको 5 लाख का मटेरियल और क्यों सप्लाई कर दिया? पहले 10 फंसे हुए थे, अब 15 फंस गए। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या आप इस तरह के सर्कमस्टांसेस से रिलेट कर पा रहे हो कि आपने भी अपने अराउंड या अपने बिजनेस में होते हुए देखे हैं कि पहले ही पेमेंट नहीं आ रही थी और फंसा दी? यस, यू आर एबल टू रिलेट, यू आर एबल टू रिलेट माय डियर फ्रेंड। तो आपने क्या किया कि और माल सप्लाई कर दिया ताकि पिछली पेमेंट कर दे तो ये भी एक ट्रैप है, ये भी ट्रैप है। उस ट्रैप को ना स्मार्टली यूटिलाइज करो, ज्यादा पेमेंट आए कम सप्लाई करो। तो आई डोंट नो, मतलब एवरी, आई नो what I don't know is the mindset behind structuring your payment. What I know is कि we really need to have a strategy for each client, each customer। वो कैसे होगा? जब हम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी क्रेडिट पीरियड और क्रेडिट लिमिट दोनों ही डिफाइन करके चले जाएंगे। और somebody saying ऐसा इसलिए होता है सर, लेकिन पुराने पाप कैसे सुधरेंगे? पुराने पाप सुधरेंगे चेकलिस्ट में से, जिसपे हम लगाने वाले हैं कलेक्शन इंजन। सिद्धार्थ जी, कलेक्शन इंजन, कलेक्शन इंजन अभी आएगा वो चेकलिस्ट के अंदर पॉइंट। तो पुराने पाप के लिए इंजन लगाएंगे, वो कलेक्शन इंजन सपोर्टेड बाय द लीगल बैकअप। कलेक्शन इंजन, लीगल बैकअप, कलेक्शन इंजन, लीगल बैकअप। और जितने तक के पुराने पाप हो चुके हैं, उतने तक का कड़वा गुड़ पी के एक बार हम उतने अमाउंट की और वर्किंग कैपिटल डालेंगे बिजनेस के अंदर। वर्किंग कैपिटल को जितनी, बिजनेस को जितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, जितनी ग्रीस चाहिए, जितना पेट्रोल चाहिए, जितना डीजल चाहिए, उतना तो देंगे ना। अगर पुराने पाप किए हैं, उतना पैसा फंसा हुआ है, उस पर लगा दिया कलेक्शन इंजन, और उतने के बराबर की और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग के द्वारा, वो भी इसके अंदर आएगा। और जैसे जैसे पुराने पाप हमारे सुधरते जाएंगे, और जो और कैपिटल हमने डाली है उसको निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। अरे, हम बिजनेस को सफर करने थोड़ी दे सकते हैं। बिजनेस को तो जो इन्वायरमेंट चाहिए वो तो देंगे ही देंगे भैया। जिसको इतना पैसा चाहिए बिजनेस को तो देंगे, इतना इतना जो भी चाहिए ना बिजनेस को देंगे। हम ना एक ट्रैप के अंदर हैं, पहले भी लंगड़ी टांग के साथ में बिजनेस चला रहे थे, आगे भी लंगड़ी टांग के साथ में बिजनेस चलाते रहेंगे। आई मीन टू से, पंजाबी में लंगड़ी टांग कहते हैं, बट लेट मी टेल यू you are running on a 100-meter race with one shoe, not two shoe, one shoe।
2 शू 1 शूज। ओके टेल मी, ये बताओ कि दो लोग 100 मीटर की रेस को दौड़ रहे हैं, एक मिल्खा सिंह है और उसने दोनों शूज बढ़िया वाले पहने हुए हैं, दूसरा कोई XYZ है और उसने शूज भी एक पहना हुआ है, बताओ कौन जीतेगा? मिल्खा सिंह जीतेगा कि दूसरा जीतेगा? आपको क्या बात कर रहे हो यार, मिल्खा सिंह ही जीतेगा। एक तो वो ट्रेंड है, ऊपर से वो सारे के सारे सिस्टम फॉलो कर रहा है, ऊपर से शूज पूरे दोनों पहने हुए हैं और वो दौड़ेगा तो वही जीतेगा। ये एक शूज पहन के मिल्खा सिंह को क्यों हराएगा? अरे यही तो सपने के अंदर जी रहे हैं बिजनेस ओनर। जागो, हम कहते हैं ये वाला बिजनेस करूंगा, शूज एक ही पहनूंगा और फिर भी मैं जीतूंगा और कंपीट भी करूंगा। मिल्खा सिंह इसमें दोनों शूज पहने हुए हैं और वो दौड़ रहा है। बेसिक्स तो फॉलो किए नहीं, फॉर्मल ट्रेनिंग ली नहीं, सारे के सारे एस्पेक्ट हमने बिजनेस के कंप्लीट किए नहीं और लगा दिया अपने बिजनेस को दौड़ने पे। ऐसे कैसे लगा दिया? बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है क्या? बिजनेस मॉडल कैश रिच है क्या? बिजनेस मॉडल स्केलेबल है क्या? टक 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 टक। आर यू गेटिंग द सेंस? अब समझ आ रही है मैं चेकलिस्ट क्यों लेकर आया हूं आपके पास? क्यों लेकर आया हूं चेकलिस्ट? आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑफ द कैश फ्लो कोच? हो क्या रहा था, क्या हो रहा था? हमने कहीं से एक पॉइंट सीखा, लगा दिया बिजनेस के अंदर, यार रिजल्ट नहीं आ रहा यार, रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर पॉइंट लगा दिया, यार रिजल्ट नहीं आ रहा यार, रिजल्ट नहीं आ रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ यार, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। कभी क्या हमने अपने बिजनेस को कंसोलिडेशन में देखा है, एज ए होल देखा है? आप चाय बनाओ, उसमें आपने चीनी नहीं डालनी, पत्ती नहीं डालनी, बना दो चाय, बन जाएगी क्या चाय? नहीं बन जाएगी, बगैर पत्ती के कलर ही नहीं आएगा उसका। तो दैट मीन टू से कि चेकलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं कैश रिच बिजनेस और लाइफ की बात कर रहा हूं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमने उस थिंकिंग डोमेन से पूरा का पूरा एस्पेक्ट कंप्लीट करना है। तो ब्रजेश जी ने कहा कि इसलिए भी ऐसा होता है क्योंकि हम सोचते हैं पार्टी चली जाएगी, अगर उधार नहीं दिया तो कंपटीटर के पास चला जाएगा। मेरा ये मानना है कि अगर कोई कस्टमर क्लाइंट आपके वैल्यू सिस्टम के साथ में अलाइंड नहीं है तो उसको अपने साथ रखने का कोई फायदा नहीं, उसको खुद अपनी गाड़ी में बिठा के कंपटीटर के पास भेज देना चाहिए। अभी उसने आपकी जान खा रखी है, अब कंपटीटर की जान खाएगा। चिक चिक क्लाइंट जो है, कोई जरूरत नहीं है, आप अपने वैल्यू सिस्टम क्रिएट करो, आपके पास अपने वैल्यू सिस्टम के अराउंड, अपने वैल्यू सिस्टम के अराउंड और इतने क्लाइंट आ जाएंगे। इस दुनिया में क्लाइंट्स की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। कस्टमर की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। मेरे साथ भी कई बार होता है, मान लीजिए किसी क्लाइंट का कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो गया तो सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन होता है? सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन होता है? बैंक से लोन नहीं मिला, मेरे सीए ने बैलेंस शीट ठीक नहीं बनाई। कोई मान लो कुछ जीएसटी का डेबिट नोट आ गया, मेरा सीए गलत है। ओ माय गॉड। कोई टेंडर पास नहीं हुआ, मेरा सीए गलत है। तो मतलब ये है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें एकदम अपना पोलाइट इन्वायरमेंट क्रिएट करके चलना है और अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर देखना है, करना है कि क्या हम राइट काम कर रहे हैं, क्या हम निश क्रिएट कर रहे हैं, क्या रियल वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपसे बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज बताई कि क्रेडिट लिमिट डिफाइन करनी है। आ जाओ, सेल्स ऑर्डर सिस्टम क्या एग्जिस्ट कर रहा है मेरे बिजनेस के अंदर? जब मैं सेल ऑर्डर की बात करता हूं, आई मीन टू से दैट ये लो, वेन एवर यू आर रिसीविंग एनी ऑर्डर, सर्विस, ट्रेडिंग, जॉब वर्क, मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डर, आप कुछ भी हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, जैसे भी ऑर्डर आता है ना, उसके लिए सेल ऑर्डर बुक बनाओ। पुराने जमाने में एक डायरी होती थी ना, हाँ जी इसका ये ऑर्डर आ गया, अब ये सप्लाई करना है, सप्लाई हो गया तो टिक कर दिया। उसी तरीके से आजकल आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, टैली, बिजी और एनी सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, सैप, ओरेकल, बान, नेविजन, एनी सॉफ्टवेयर, उसके अंदर सेल ऑर्डर सिस्टम होता है। जैसे ही कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, आपने उसने पंच इन कर दिया, अब ये पूरा का पूरा ट्रैक करेगा कि ये ऑर्डर कब सप्लाई करना है, कर दिया कि नहीं कर दिया, इसके अगेंस्ट इनवॉइसिंग हो गई कि नहीं हो गई, कब डिस्पैच हुआ। द कंप्लीट कंट्रोलिंग इज देयर इन द सिस्टम इटसेल्फ। ये ना होने की वजह से आगे दौड़ पीछे छोड़, अग्गा दौड़ पीछे छोड़,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वी आर लाइक गेटिंग ऑर्डर एंड न्यू ऑर्डर एंड न्यू ऑर्डर एंड रनिंग फॉर गेटिंग न्यू ऑर्डर, बट द ओल्ड ऑर्डर वेदर बीइंग सप्लाइड ऑन टाइम और नॉट, वेदर इट इज बीइंग टेकन केयर और नॉट। अरे भैया, सेल्स ऑर्डर सिस्टम लगाना जरूरी है। सिद्धार्थ मिजा जी बिल्कुल सही कह रहे हो। सेल एफएमएस जो है ना, वो आपके सेल ऑर्डर का काम करती है। अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर सेल ऑर्डर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो ऑटोमेट हो जाएगा, मजा आ जाएगा। जब तक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर सेल ऑर्डर सिस्टम नहीं होता, तब तक सेल एफएमएस से काम चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो। दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दी कैश रिच बिजनेस। अच्छा, कलेक्शन इंजन है क्या हमारे पास? कलेक्शन इंजन का मतलब है कि आपने एक सेटअप बनाया हुआ है कि अगर किसी ने जो पेमेंट टर्म और लिमिट के हिसाब से जो पैसे दिए हैं, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर उनको फॉलो करती है और एक पूरे प्रोसेस के साथ में इंश्योर करती है कि वो पेमेंट आपकी कंपनी के अंदर आ जाए। अगर कोई एस्केलेशन है तो वो रिलेशनशिप मैनेजर से या मैनेजमेंट से उसका अप्रूवल लेते हैं, उसके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, कम्युनिकेशन होती है, जहां कहीं भी कोई गैप है उसको फुलफिल किया, पुरानी पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, क्लाइंट वाइज स्ट्रेटजी बनती है। किसमें बनती है? कलेक्शन इंजन के अंदर। तो दिस यू नीड टू इंस्टॉल इन योर कंपनी। तो ये देखो, ये ना यहां से छपते हैं नोट कलेक्शन इंजन में से। तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। मोस्टली क्या हुआ, हमने ना अपने अकाउंट डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट्स को ही बोला हुआ है कि आप ही पैसे इकट्ठे कर लिया करो, या सेल्स वालों को ही बोला है कि सेल करने जाते हैं और पैसे रिसीव कर लिया करो। तो वो एक लूप फंस जाता है। सेल्स वाले हमेशा सेल टारगेट पे फंस जाते हैं, अकाउंट वाले अपनी प्रायोरिटी में फट जाते हैं, फंस जाते हैं प्रायोरिटी में। तो हमने क्या किया हुआ है, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सेट अप अ सेपरेट one person is required for collection. So dedicate that one person for the collection. Why? Because collection is the most important aspect for the timely availability of money in your company, and there need to be a dedicated resource for the collection in the company. Dedicated resource. Even if you are receiving the advance payment, now to receive that advance payment and making ensure that it is actually coming in your company on time, you need to have this particular defined process and keep on doing the automation in this particular area. Now we need to see, do we have a legal backup system exist in your company for timely collection? अच्छा, कोई भी इशू में चला गया, कोई चेक बाउंसिंग का केस आ गया या कोई 180 डेज से ऊपर की पेमेंट भी चली गई है, तो क्या हम उसको अपने लेटर हेड के ऊपर कोरियर भेज रहे हैं? क्या हम उसको वकील के लेटर हेड के ऊपर इंटीमेट कर रहे हैं? क्या हम उसको कोर्ट का नोटिस भेज पा रहे हैं? क्या हम उसके ऊपर केस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? अगर बात बिगाड़नी नहीं है तो क्या उससे पहले के एस्पेक्ट के लिए हमने अपना एक इंटरनल लीगल सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, जहां पर उसको एस्केलेट करके हम कंपनी से बात करते हैं कि ये डिप्लोमेटिक वे में जो आप लीगल सेल डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं अपने ही कंपनी के अंदर, इट इज इंपॉर्टेंट। देखो, लीगल बैकअप या एक पूरा प्रोसेस चाहिए, स्ट्रेट ईमेल भी जानी चाहिए। वी रियली नीड टू सी कि देखो, मेहनत किए जा रहे हैं और पैसा सारा का सारा कलेक्शन में फंसा हुआ है। तो ये 12वां और 13वां पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ 14 नंबर पॉइंट इज, आर यू टेकिंग गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट? कुछ लोग कैश डिस्काउंट के ऊपर सामान खरीद रहे हैं। तो जब हमने ऑडिट किया, जिसको मेरा क्लाइंट कह रहा था कि मैं कैश डिस्काउंट लेके एकदम पेमेंट कर देता हूं, उससे सस्ता मटेरियल बाहर मिल रहा था। कर लो बात, वो भी 15 दिनों के क्रेडिट के ऊपर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमें लग रहा है, चलो मैं बताता हूं, हमें लग रहा है कि हम ना बहुत सस्ता हाई क्वालिटी का मटेरियल परचेज कर रहे हैं, ये कैश डाउन पेमेंट करो और वो मटेरियल उठा लो। ये सिर्फ लग रहा है हमें, ऐसा है नहीं। अच्छा, चैलेंज नहीं, कोई चैलेंज नहीं, आपको कौन चैलेंज कर सकता है? लेकिन एक्सप्लोर तो करो, एक्सप्लोर तो करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन्हीं दो तीन चार पांच वेंडर से डील कर रहे हैं, उन्हीं दो चार वेंडर से डील कर रहे हैं और उनको कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। हमने पूरी न्यू वेंडर डेवलपमेंट की कार्रवाई की नहीं इंडिया में या अक्रॉस द वर्ल्ड कि और कहां से मटेरियल सप्लाई हो सकता है और किस पेमेंट टर्म के ऊपर वो मटेरियल सप्लाई कर सकता है। मेरे एक
क्लाइंट ने मुझसे शेयर किया कि जगमोहन, जब मैंने आपकी ये सारी बातें सुनी ना वर्कशॉप के बाद, और जब आपसे 1 टू 1 करने के लिए आया और फिर मैंने आपसे बैठ के बजट बनाया था, तो उसके बाद ना मैंने क्या किया, एक बार नेगोशिएशन टेबल पर गया मैं किसी कंपनी के पास। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जो रेट कह रहे हो ना मैं वो रेट दे देता हूँ, चलो पेमेंट टर्म ही बढ़ा दो, पेमेंट टर्म ही मेरी 15 दिनों से 45 दिन कर दो सर, पेमेंट तो पक्की है, आपने हमारी कंपनी देख ली है। और वो मान गए। उन्होंने कहा चलो इतनी, मतलब हमने कोई सारी बातें मनवा ली है, रेट मनवा लिया है, तो पेमेंट टर्म इसको हम 15 की जगह 45 दिन की दे देते हैं। इट बिकम द गेम चेंजर, इट बिकम द गेम चेंजर। सोचो, उसको मार्केट से 30 डेज में कलेक्शन आ रही थी और अब इसकी जानी शुरू हो गई है 45 डेज के अंदर। जस्ट पूछ डाला तो लाइव जिंगल आला। तो दैट मीन टू से कि यहाँ पर हम इस ऑप्शन को टाइम टू टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं, या अपने उसी रिजिड वर्ल्ड के अंदर ही हैं जहां पर हमने कैश डाउन पेमेंट करके मटेरियल खरीदते हैं और सोच रहे हैं कि सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल खरीद रहे हैं, जबकि सिमिलर मटेरियल अवेलेबल था मार्केट के अंदर इससे भी सस्ता। सोचना, तभी तो मैं बोल रहा हूं 5 AM के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जब मैं रिजिड वर्ल्ड के अंदर ये वाली चेकलिस्ट देता हूं तो रिजिड वर्ल्ड कहते हैं हमें पता है, हम नहीं कर रहे इसको। लेकिन जब आप इसको ओपन माइंड से सोचते तो आपको पता लगता है यार ये तो जगमोहन सही कह रहा है, ऐसा ही तो कैश रिच बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है। भवानी प्रसाद जी कह रहे हैं कि जगमोहन, व्हाट वुड बी देयर इन इंटरनल लीगल सेल। इंटरनल लीगल सेल का मतलब होता है कि आपने एक लाइजनिंग वाला पर्सन जो कि थोड़ा सीनियर सा है, उसकी एज कोई 40 और 60 के बीच की है, उसकी आवाज थोड़ी भारी सी है, उसके कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, और उसको थोड़ी थोड़ी बिजनेस की समझ है, उससे लोगों से आचार विचार करने की समझ है। जब वो किसी से बात करता है तो वो लॉजिकली बात कर सकता है। उसको मैं बोलता हूँ आपकी कंपनी का लीगल सेल। उसका एडवोकेट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एडवोकेट की जरूरत पड़ती नहीं है बिजनेस के अंदर। नहीं पड़ती है एडवोकेट की जरूरत बहुत पड़ती है। वो तब पड़ती है जब आपको सच्ची-मुच्ची कोई केस करना होता है। बाहर जाके होती है पार्टियां जहां से भी केस करना पड़ता है, लेकिन इंटरनली जब आपने वो वाला एस्पेक्ट क्रिएट किया तो क्या होता है कि देखो, जिदबाजी में ना सेल्स वाले कहीं भी अड़ जाते हैं। अच्छी बात है, अड़ जाते हैं, कंपनी के बेनिफिट के लिए अड़ते होंगे। जिदबाजी में कई बार अकाउंट्स वाले अड़ जाते हैं कि भाई जीएसटी नहीं है, टीडीएस नहीं है, इसका अकाउंट नहीं है, वो नहीं आया। कई बार जो है सामने वाली पार्टी में कोई परेशानी होती है, कहीं ना बटन दबा होता है ह्यूमन बीइंग का। तो यहाँ पर एक लीगल सेल की तरह डिपार्टमेंट बनता है। वो उसको फोन करता है कि मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ इस कंपनी से, और आपने हमारी कंपनी को इतने पैसे देने हैं, हमने ऐसे मटेरियल सप्लाई किया था भाई साहब ये। तो फिर वहां से अपनी स्टोरियां बतानी शुरू करता है। देखो जी अकाउंट वाले सुन नहीं रहे, देखो जी आपके सेल वालों ने ये प्रॉमिस किया था, वो कर दिया, ये क्वालिटी में मैटर था। तो फिर वो उसको सोल्व करवाने की कोशिश करता है। 70-80% केस तो लाइजनिंग के द्वारा भी सोल्व हो जाते हैं। बिजनेस ओनर के पास टाइम नहीं। बिजनेस ओनर चाहे तो ये सारी की सारी चीजों को सोल्व कर सकता है, लेकिन अगर उसमें सोल्व करता है तो उसका उसको वो बहुत अग्रेसिव है। बिजनेस ओनर हमें जो है ना वो बहुत अग्रेसिव है। हम कहते हैं अभी के अभी सोल्व कर, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो हम ऐसे वाले अग्रेशन में रहते हैं। अच्छी बात है, तभी तो हमें सेल मिलती है। तो हमें एक ठंडे दिमाग का मैच्योर बंदा चाहिए भवानी प्रसाद जी, जो कि आपकी लाइजनिंग का काम करेगा, जिसको आप बोलोगे इंटरनल लीगल सेल। इज इट क्लियर भवानी जी टू यू? ओके, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है, overseas supplier are not agreeing, they demand LC for credit. Bank is asking 120% FD for LC. We are not progressing in spite of effort. Shri Nivas ji, we need to tweak in the business model. Tweak in the business model in the next 1-to-1. Okay, schedule 1-to-1 now itself with Upasana. Just send SMS to her. Now we need to really talk about the business model party wise, and if the letter of credit is applicable, give the letter of credit, not a problem. And now 120% FD, that means to say the payment relationship that we are having with the bank, हमने सारे ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं किए। हो सकता है पीएनबी वाला ऑप्शन आपको नहीं पता, हो सकता है एसबीआई वाला ऑप्शन आपको नहीं पता, हो सकता है कि आपको एचडीएफसी वाला ऑप्शन नहीं पता।
तो वो इस तरह से वो बैंक गारंटी क्रिएट की जाएगी जिसके द्वारा आपकी एलएलसी भी बने। तो ये ना एक बहुत बड़ा एरिया है, समुंदर है इसके अंदर, जहां पर कम से कम पैसा लगे। अगर आपने 120% की एफडी करवा दी और उसके अगेंस्ट में एलसी दिया तो कैसे बात बनेगी? नहीं बात बनेगी। वी रियली नीड टू थिंक। तो एचडीएफसी और एसबीआई में ना मजा आ गया। मेरी बात करना ना, हम बात करेंगे मिस्टर हरप्रीत से एचडीएफसी बैंक के अंदर, और मैं हरप्रीत जी से बात करके बताऊंगा कि आप मेरे क्लाइंट हैं और जरा थोड़ी स्पेशल अटेंशन दें, तो उससे हम नेगोशिएशन करेंगे। श्रीनिवासन जी विल डू। बिफोर डूइंग द नेगोशिएशन हम क्या करेंगे? बिजनेस मॉडल पे काम करेंगे चेकलिस्ट के हिसाब से। सो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, ऑल पार्टिसिपेंट? इज इट क्लियर दैट वी नीड टू फर्स्ट वर्क ऑन द बिजनेस मॉडल, देन वी नीड टू डू द नेगोशिएशन, देन वी नीड टू लुक एट द कैश फ्लो पर्सपेक्टिव। मैं इतना खुश हूं ना, एटलीस्ट श्रीनिवास जी एंड अदर पीपल आप इस बारे में सोच तो रहे हो। आप कह रहे हो क्या बात कर रहे हो जगमोहन? अरे बहुत सारे बिजनेस ओनर, हम लोग तो दिन रात बिजनेस कर रहे हैं। कौन सोच रहा है इन वेरियस एस्पेक्ट के बारे में? आपने सोचना शुरू किया। ओके गुड। ब्रजेश ने कहा बट प्रिवेंटिव लीगल ऑडिट में लिए एडवोकेट बहुत जरूरी है। यस ब्रजेश जी, मैं कह रहा हूं बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रिवेंटिव ऑडिट के लिए। तभी मैंने कहा देखो, एक जब केस किसी लेवल पे चला जाए तो एडवोकेट साहब बहुत जरूरी चाहिए। तभी मैंने अपने आप को करेक्ट किया और मैंने बोला कि आजकल जो एडवोकेट्स है ना, इतनी अमेजिंग सर्विस दे रहे हैं कि आप ना एडवोकेट से ड्यू डिलिजेंस करवा लो। अपना ड्यू डिलिजेंस, वो सारी की सारी एस्पेक्ट चेक कर लेगा कि जो इनवॉइस आप भेजते हो, जो आप वर्किंग करते हो, वो लीगल एस्पेक्ट के हिसाब से ठीक भी है कि नहीं। पता लगे जब जरूरत पड़ी तो तब बात ही नहीं बनी, तब बात ही नहीं बनी। तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। तो ये ना, ऐसे मैं गोल्डन नगेट आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ऐसे गोल्डन नगेट शेयर कर रहा हूं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं आपकी कंपनी को। फुल टाइम एडवोकेट की हो सकता है कंपनी में जरूरत ना पड़े, लेकिन एज ए कंसल्टेंट एडवोकेट की आपको पक्का पक्का जरूरत पड़ती है। 15 नंबर पॉइंट क्या है? इज क्रेडिट पीरियड इज डिफाइंड एंड अपडेटेड इन द वेंडर मास्टर। देखो, जिससे हम बाय कर रहे हैं 30 डेज में, 45 डेज में, डाल दो उसको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। अच्छा, मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट लेनी है आपने उनसे, पीरियड ले लिया आपने। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है एजिंग रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। अगर आप हर मंडे को पेमेंट करते हो तो उसी को पे करोगे ना जिसका ड्यू हो गया है। कैसे पता लगेगा? वो तो क्रेडिट पीरियड डाला होगा तो तभी पता लगेगा। डला है क्या हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में? क्या हमने क्रेडिट लिमिट डिफाइन की है? जितनी ज्यादा लिमिट होगी हमें मिल पा रही होगी हमारी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से, हमें हायर क्रेडिट लिमिट के ऊपर काम करना चाहिए कि सर ठीक है, हम आपको पेमेंट कर देंगे 45 दिनों के अंदर, लेकिन आप ना कम से कम इतना माल हमें सप्लाई करो। देखो, क्या हमारी कंपनी में पीओ सिस्टम एग्जिस्ट करता है? परचेज ऑर्डर सिस्टम। परचेज ऑर्डर सिस्टम का फायदा क्या है? इससे रेट भी चेक हो गया, क्वांटिटी भी चेक हो गई, राइट पर्सन से आप राइट मटेरियल परचेज कर रहे हो। माल आने के बाद उसने हायर रेट लगा दिया, पीओ सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो अकाउंटेंट ऑडिटर कहां से चेक करेंगे? कंपनी के अंदर मैनिपुलेशन वहीं पर हो रही है जहां पर पीओ सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्या हम पेमेंट वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली करते हैं या कभी भी कर देते हैं? कभी भी करते रहो, कैश रिच बिजनेस नहीं बनेगा। 19, क्या हमारे पास प्रॉपर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है या जुगाड़ी कर रहे हैं? प्रॉपर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसके 100% फीचर यूटिलाइज करने हैं और पूरा का पूरा ऑटोमेशन में रखना है। क्या हमारे पास कम से कम एक फुली ट्रेन्ड अकाउंटेंट है क्या? देखो, कैश रिच बिजनेस के लिए एक अकाउंटेंट का होना जरूरी है, क्योंकि वही तो आपको सारी की सारी राइट, एक्यूरेट, टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है। नहीं करो तो स्ट्रगल करते रहेंगे, बुरी तरह से स्ट्रगल करते रहेंगे। क्या हमारे यहाँ पर बिजनेस में वीकली एमआईएस फ्रॉम अकाउंट एंड फाइनेंस को रिव्यू करने का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट हो गया? मैं कहता हूं आपको हफ्ते में 15 मिनट ना अपनी एमआईएस पे लगाने हैं। देखना है कोई ओवर ड्यू रिसीवेबल तो नहीं हो गया, ओवर ड्यू पेबल तो नहीं हो गया, मेरी इन्वेंट्री जा तो नहीं हो गई है, मेरी वर्किंग कैपिटल कंट्रोल में है क्या, मेरी कंप्लायंसेस ओवर ड्यू तो नहीं हो गई है, मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट कहीं ज्यादा तो नहीं है। ऑल दीज एस्पेक्ट नीड टू बी रिव्यूड ऑन अ वीकली बेसिस। तो इसको इंस्टॉल करना है, तभी तो मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर चेक करो।
आप देखो कि आप हर महीने फाइनेंशियल समरी बना रहे हो और एनालाइज कर रहे हो। कुछ लोगों ने तो फाइनेंशियल समरी का एक टूल लगाया अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, सिर्फ पहली बार वो फाइनेंशियल समरी निकाली और भूल गए। अरे नहीं, हर महीने निकालनी है, हर महीने एनालाइज करनी है, हर महीने देखनी है। ये तो बहती नदी है और देखो उसको हर महीने एनालाइज करो। अच्छा, आपने जितनी आइडियल वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए बिजनेस के अंदर, क्या उतनी मेंटेन की हुई है? दोनों शूज पहने हुए हैं कि एक ही शूज से दौड़ रहे हो, मिल्खा सिंह के साथ रेस लगा रहे हो? दोनों शूज पहने हुए हैं। अच्छा, उसको रेगुलरली एनालाइज करते हैं। उसको क्या हम रेगुलरली एनालाइज करते हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल बिजनेस के अंदर ज्यादा तो नहीं हो गई? ज्यादा है तो बैड है, कम है तो वर्स है। कितनी होनी चाहिए? आइडियल होनी चाहिए। इसको हमें चेकलिस्ट के हिसाब से वेरीफाई करना है। अच्छा, हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल है बिजनेस के अंदर, जितनी उसके नेचर के हिसाब से होनी चाहिए। अब जिस तरह का हमने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, अब उसके लिए उतनी कैपिटल तो रिक्वायर्ड है। अब उतने पैसे डाले नहीं हुए, फिर हम कहते हैं कि बहुत लोन है मेरे ऊपर, बहुत इंटरेस्ट है, बड़ी हैवी ईएमआई चली जाती है, बहुत हैवी, बहुत हैवी। अरे बिजनेस को जितनी कैपिटल चाहिए थी उतनी तो देनी है ना। तो बेचो ये प्रॉपर्टी, एक आपके पास जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है गुड़गांव में, बेचो वो प्रॉपर्टी जो आपके ना। ये क्या कह रहे हो जगमोहन? मैं कह रहा हूं बैलेंस मेंटेन करना है भाई, बैलेंस मेंटेन करना है। इधर सारी जिंदगी तबाह हुई पड़ी है बिजनेस के अंदर, ये मोटी मोटी ईएमआई, इंटरेस्ट, लोन। ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर कोई परेशानी थी। अरे ऐसा था कि आपके बिजनेस मॉडल के हिसाब से, आपके बिजनेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से इतनी तो कैपिटल चाहिए ही थी ना। इतनी कैपिटल चाहिए थी। जितनी कैपिटल चाहिए उतनी लगानी है। चाहे आप अपनी सेल्फ कैपिटल लगाओगे, चाहे आप इन्वेस्टर की कैपिटल लगाओगे, या आप 4% वाली जो बाहर से कैपिटल मिल जाती है वो लगाओगे, वट एवर, लाइक उतनी कैपिटल लगानी है। इस पॉइंट को मिस करने की वजह से कई लोगों ने ना अपनी जिंदगी के 5 साल, 10 साल, 20 साल तक खराब कर दिए। मैं आपको बता रहा हूं कि ये चेकलिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, ये चेकलिस्ट ना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक बिजनेस ओनर मेरे पास आए, उनकी एज जानते हो क्या है? 63 ईयर्स की। मैं उनसे मिला, तो उन्होंने जब मुझसे डिस्कस करना शुरू किया, उन्होंने मुझे कहा जगमोहन तुम पहले क्यों नहीं मिले, या पहले क्यों नहीं मिले, पहले क्यों नहीं मिले, और वो रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा क्या हो गया अंकल, इतना मतलब तो बहुत इमोशनल हो गए हो। मतलब कहते हैं कि जगमोहन यार, मैंने ना ये फंडामेंटल मिस्टेक कर रखी है अपने बिजनेस के अंदर जो तूने बताई है। काश मुझे इस कैश फ्लो का पहले पता होता। उस समय मैं बड़ी इन्फ्लुएंसिंग पोजीशन के अंदर था। उस समय मैं इस पोजीशन के अंदर था कि जहां मैं कदम रख दूं, लोग वहां पर गुणगान गाते थे, कहां कहां से लोग मुझे बुलाते थे। लेकिन मैंने कभी इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने रिजर्व नहीं क्रिएट किया। मैंने एडवांस में पेमेंट्स ले सकता था, नहीं ली। मैंने कहा जान दे, कोई बात नहीं, तेरे पास पैसे नहीं है तो मत दे, राइट ऑफ कर ले। मैंने पता नहीं कितने पैसे राइट ऑफ कर दिए। मैंने मटेरियल खरीद लिया, ढंग का मटेरियल नहीं था, गुस्से में उसको हटा भी दिया, और जाने पता नहीं क्या क्या मिस्टेक्स मैं करता रहा। बिजनेस को मैं पर्सनल लाइफ की तरह जीता रहा, और पर्सनल लाइफ को बिजनेस की तरह जीता रहा। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा कि यार मैंने ना घर में भी बिजनेस जैसा माहौल बना रखा था कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरे घर को, परिवार को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को प्यार चाहिए था। मेरे बिजनेस में डिसिप्लिन चाहिए था। मैं घर में भी डिसिप्लिन बनाता रहा और बिजनेस में भी बनाता रहा। अब हर फैमिली मेंबर की अपनी इंडिपेंडेंस है, कोई कुछ करना चाहते हैं। मैंने उनकी ड्रीम्स को फुलफिल करने की जगह अपनी इच्छाएं उनके ऊपर सौंपी, बिजनेस के अंदर परवाह नहीं किया। आज की डेट में इतनी मेहनत करने के बाद, इतना काम करने के बाद, 63 साल की उम्र के अंदर, अब मैं परिवार को क्या देके जा रहा हूं? 27.5 करोड़ के लोन वाला बिजनेस देके जा रहा हूं। मेरे बच्चे तो क्या करेंगे? 27.5 करोड़ के लोन को उतारने में उनकी जिंदगी हो जाएगी। पहले मैंने अपनी जिंदगी लगा दी। अच्छा हाँ, खाया पिया हमने खूब, घूमे फिरे हम खूब, परेशान भी रहे, खुश भी रहे, जिंदगी कैसे निकल गई पता नहीं लगा। सोचो, सोचो मेरे दोस्तों, सोचो। ये 63 ईयर के बिजनेस ओनर की आत्मकथा है, जब उन्होंने मुझसे शेयर की। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आप रिलेट कर पा रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? आर यू एबल टू रिलेट? If you are able to relate, then please type relate in the chat box, or please type R in the chat box. Yes, yes, my dear friend. Yes. शांति से सोचो जरा, शांति से सोचो कि क्या आपको नहीं लगता कि मुझे अपने कैश रिच और प्रॉफिटेबल बिजनेस और लाइफ के अंदर
एक बार इस चेकलिस्ट के एक एक पॉइंट को टिक करके देख लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ये जिंदगी उस उधेड़ बुन में लग जाए और आई एंड अप इन अ रिपेंट एट द एज ऑफ 63 और 65 years। इट इज दैट रिलेवेंट, इट इज दैट रिलेवेंट। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, अच्छा सिद्धार्थ देवीजा जी पूछ रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। देखो रिक्वायर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए ना आपको क्या करना चाहिए, मैंने एक बैलेंस शीट बनाई है, 1-to-1 में बताऊंगा मैं आपको। तो आपको एक बार दिखा देता हूं, आप ना अपनी बैलेंस शीट से प्यार करना शुरू कर दो। क्या करना शुरू करो, प्यार। लव योर वाइफ, लव योर बैलेंस शीट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वाइफ से प्यार करोगे, खाना भी अच्छा मिलेगा, जिंदगी भी खुश रहेगी, आपको जिंदगी की हर खुशियां मिलेगी, आपको टेकन केयर होंगे आप अपनी जिंदगी में। अपने बैलेंस शीट के साथ में आप प्यार करोगे तो बैलेंस शीट तो आपको ना इतना देगी, इतना देगी, इतना देगी कि बैलेंस शीट ही आपकी जिंदगी खुशियों से भर देगी। ये लो, लव योर बैलेंस शीट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि फ्रॉम वेयर, ये 100 रुपए कहां से आए, वेयर इज ये कहां चले गए। फ्रॉम वेयर का मतलब है कि अपनी कैपिटल अभी कितनी लगी हुई है, इन्वेस्टर की कितनी है, रिजर्व कितनी है, लॉन्ग टर्म लोन कितने हैं, शॉर्ट टर्म लोन कितने हैं और करंट लायबिलिटी कितनी है, और ये पैसा कहां चला गया, इतने के एसेट, इतनी की इन्वेस्टमेंट, इतने मेरे रिसीवेबल रहते हैं, इतनी इन्वेंट्री, इतना कैश एंड बैंक बैलेंस, इतने अदर एसेट। यही होता है ना बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर क्या आएगा, प्लान एक्चुअल, होना क्या चाहिए है क्या, होना क्या चाहिए है क्या, समझ गए, होना क्या चाहिए है क्या, उसके हिसाब से आपकी कैपिटल का स्ट्रक्चर निकल कर आएगा। कहीं आप अंडर कैपिटल तो नहीं, ओवर कैपिटलाइज तो नहीं, तो कहीं कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत तो नहीं पड़ गई है, समझ गए। यस, दिस वाज योर क्वेश्चन और मैंने आपको एक क्वेश्चन को आंसर किया। तो आपको अपनी बैलेंस शीट के साथ में प्यार करना है, बैलेंस शीट की फिगर्स को देखो तो सही। तो आपको एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना है अपने बिजनेस का, अपने बिजनेस का। यस माय डियर फ्रेंड, ये ना बहुत रिलेवेंट है। अब एक एक करके मैं इंस्टॉल कर रहा हूं आपके ब्रेन के अंदर। बढ़े आगे, बढ़ो। क्या हम कैश फ्लो मॉडल फॉलो कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। कैश फ्लो मॉडल क्या कहता है, कैश फ्लो मॉडल, कैश फ्लो मॉडल कहता है कि जो भी पैसा मेरे पास आता है उसका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज मैं रिजर्व में ट्रांसफर करता हूं, बाकी जो पैसे बच जाते हैं उसको फिर मैं बांट देता हूं, यानी कि प्रॉफिट फर्स्ट। बांट कैसे देता हूं, 3 एरियाज के अंदर। सबसे पहले मैं पेमेंट करता हूं इसेंशियल्स की, इसेंशियल, इसेंशियल जिसकी बगैर बिजनेस चल नहीं सकता, वो करनी है पेमेंट, जैसे कि सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, जो पीरियोडिक खर्चे हैं वो करनी है, इसेंशियल को पे कर दिया। इसेंशियल पे करने के बाद जो पैसे बचे उससे आपने प्रायोरिटीज को पे कर दिया। प्रायोरिटी यानी कि आपने जो एलसी की पेमेंट कमिट कर रखी थी वो तो पे करनी है, एलसी की पेमेंट खटक पहली प्रायोरिटी के अंदर आएगी। बाकी जितना भी पैसा बचा उसको मैं किसको दूंगा, पेबल्स को दे दूंगा। जिस भी वेंडर से मैंने माल परचेज किया है उसको करूंगा, जितना पुराना बिल उतनी पहले पेमेंट फीफो बेसिस को पे कर दूंगा। बाकी जो बच गया वो अगले साइकिल का ओपनिंग बैलेंस बन गया। तो क्या हम ये वाला कैश फ्लो मॉडल अपने बिजनेस में फॉलो कर रहे हैं, कर रहे हैं, वेरी गुड। नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी को भी कभी भी पेमेंट कर देते हो, किसी भी हेड में कर देते हो, फिर कहते हो कि मेरे मोबाइल के अंदर मैसेज आ रहा है कि भुगतान ना होने की वजह से अभी आप भुगतान कर दीजिए, लंबा लंबा बोलती है वो मैडम। तो कभी इलेक्ट्रिसिटी का मीटर का कनेक्शन करता है, कभी लाल रंग का टेलीफोन का बिल आता है, क्यों, क्योंकि कैश फ्लो का मॉडल हमने फॉलो नहीं किया। 27। अच्छा, आप नेटवर्थ बना रहे हो, नेटवर्थ, भाई इतनी मेहनत करने के बाद प्रोप्राइटर को, पार्टनर को, डायरेक्टर को उसकी नेटवर्थ के अंदर बचा क्या। अरे मैंने तो एक बिजनेस ओनर की नेटवर्थ बनाई, उनका बिजनेस तो ठाठा मार रहा था, ठाठा मतलब कि लिशका मार रहा था। आई मीन टू से वो बहुत ज्यादा शो ऑफ वाला बिजनेस था एंड ही वाज मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी एंड इट अपीयर्स दैट ही मस्ट बी बिलियनियर एंड ट्रिलियनियर एंड व्हाटएवर। लेकिन जब उसकी नेटवर्थ बनी वो निकली नेगेटिव। क्यों, सारी उधारियां, सारी उधारी, सारी उधारी लाइफ के अंदर, इतने लोन, इतने लोन, इतने लोन, इतने लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ये लोन वोन, ये सब चीजें, पूरी जिंदगी बिकी पड़ी है। तो नेटवर्थ का मतलब होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। हमें क्या करना है, अपनी पर्सनलाइज नेटवर्थ बनानी है, मेरे से 1-to-1 करना नेटवर्थ को लेके। अल्टीमेटली जब नदी चलेगी हिमालय से पहुंचेगी समुद्र के अंदर और नेटवर्थ आपका समुद्र है।
तो कहां पहुंचे इस जीवन के सफर के अंदर? तो कपिल चोपड़ा जी, पंजाबी स्टाइल लगा जी अपना। थैंक यू। सो आई एम keeping it to the very relevant aspect. Do you prepare net worth? उनने भी पंजाबी स्टाइल कीता ते तुसी भी लिख दिता। वेरी गुड कपिल जी। ओके, now the point here is मंथली बैलेंस शीट क्लोजर कर रहे हैं क्या? मंथली बैलेंस शीट क्लोजर कर रहे हैं? अच्छा, सो मधुसूदन जी ने कहा कि पॉइंट नंबर 25 दिखाओ। ये लो जी मधुसूदन जी, ये लाइव सेशन है तो योर विश इज नहीं, हाँ योर विश इज माय कमांड 5 AM। ओके, लाइव। अच्छा, कुछ लोगों को ये लग रहा था कि ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। अच्छा, जब ये रिकॉर्डेड हो जाएगा ना तब आपको सुनाई देगा। अगर ये 5 बजे हुए हैं सुबह के, वो शनिवार का दिन है तो लाइव है। अगर सुबह के 5 नहीं बजे और आप वैसे देख रहे हो तो ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि ये जीएससी ऑनलाइन के ऊपर आ जाएगा। पीपल आर एंजॉइंग, तो मैं तो इंकरेज यही करता हूँ कि अब लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करो और रिकॉर्डेड बाद में देखो। ठीक है, ओके। तो पॉइंट नंबर 5 मैंने आपको क्लियर कर दिया, 26 क्लियर हो गया। अच्छा, डू यू प्रिपेयर योर नेटवर्थ एंड एनालाइज इट? नेटवर्थ बनाना जरूरी है। आ जाओ 28, मंथली बैलेंस शीट क्लोज कर रहे हैं क्या? मंथली बैलेंस शीट यानी कि मंथली बैलेंस शीट हमें क्लोज करनी है अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर चेकलिस्ट के हिसाब से। अब कैश रिच बिजनेसेस का क्या लेना देना? अरे पता ही तब लगेगा प्रॉफिटेबिलिटी का और कैश की पोजीशन का अगर सारी बैलेंस शीट आप हर महीने बना के रिव्यू कर रहे हो। तो क्या हमारी कंपनी में मंथली फाइनेंस रिव्यू सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? मंथली फाइनेंस रिव्यू सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक फिक्स्ड डे डिसाइड कर लो, सेकंड फॉर एग्जांपल सेकंड मंडे ऑफ एवरी मंथ 10 से लेके 11 बजे तक आपने अपनी कंपनी का पूरा फाइनेंस रिव्यू कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर कैश रिच बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अच्छा, क्या हम अपने क्रेडिटर से हर 6 महीने में कंफर्मेशन ले लेते हैं? कई बार क्या होता है, अचानक ना ऐसे ऐसे भूत निकल कर आते हैं बैलेंस शीटों में से, मेरी इतनी पेमेंट आउटस्टैंडिंग थी जी, मेरा बिल क्लियर नहीं किया, आपके अकाउंटेंट ने चढ़ाया नहीं होगा, हमने भी आपसे पैसे नहीं मांगे, आपने दिए नहीं। इनकम टैक्स में भी जब केस लगता है तो 31 मार्च की कंफर्मेशन मांगते हैं। तो क्यों ना हम कंफर्मेशन क्रेडिटर से लेना अपना एक सिस्टम का पार्ट ही बना दें, उसको डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट रखें, सो दैट आपको 100% क्लैरिटी रहे कि मेरी लायबिलिटी कितनी है। अचानक से कोई लायबिलिटी तो नहीं निकल कर आ गई। क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 to 1 में इसके नेगेटिव एस्पेक्ट बताऊंगा। ओके, पुरी सिंगल जी, ये सारी की सारी चेकलिस्ट ना जेएससी ऑनलाइन के ऊपर मैं अवेलेबल करवा रहा हूं, डोंट वरी। अच्छा, डू यू रिसीव कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स एवरी 6 मंथ? ले लो ना, अपने डेटर से कंफर्मेशन ले लो, कंफर्मेशन ले लो। किससे? डेटर से, हर 6 महीनों के अंदर, ताकि उसकी तरफ से भी कंफर्मेशन रहे। ये कंफर्मेशन आपकी इनकम टैक्स की स्क्रूटनी में भी मदद करती है, ये कंफर्मेशन आपके इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करने में भी बहुत मदद करती है, और ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी रहता है अपने कस्टमर के लिए, जिनके साथ जब अच्छी टर्म्स होती है ना जब, तब तो सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। कभी कोई बुरी टर्म्स हुई तो वो कहते हैं हमने तो पैसे देने ही नहीं आपको, हमने तो आपको डेबिट नोट इशू कर दिया, आपको तो मटेरियली क्वालिटी ठीक नहीं थी। ये 6 महीनों में एक बार जब आप डेटर से कंफर्मेशन लेते हो तो ये कैश रिच बिजनेस की इंश्योरेंस का काम करती है। अच्छा, क्या हम एक्यूरेट स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं? अगर हम ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो नहीं कर रहे ना, तो बिजनेस में ना हमेशा हाई तोबा मची रहेगी। एक्यूरेट स्टॉक मेंटेन करना इज द इसेंस। अच्छा, क्या हम हर महीने फिजिकली इन्वेंट्री चेक कर लेते हैं? नहीं चेक करते तो परेशान रहते हैं। फिजिकली इन्वेंट्री चेक करना जरूरी है। मंथली बैलेंस शीट क्लोजर और फाइनेंशियल समरी के अंदर जो स्टॉक आया उससे तो हम खुश हो गए कि बड़ा अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन माल चोरी हो चुका है, माल ओवर कंजम्पशन हो चुकी है, फुल किटिंग का इस्तेमाल कर नहीं रहे थे, माल बिखरा पड़ा है। फिजिकल स्टॉक टेकिंग करने से एक तो सफाई रहती है, शांति रहती है, बरकत रहती है, लक्ष्मी का निवास रहता है, खुशी रहती है, बहुत ही अमेजिंग इन्वायरमेंट रहता है आपकी फैक्ट्री के अंदर। 6 सिग्मा वाली फैक्ट्री आपकी रहती है, ऑफिस रहता है, आपका वर्किंग इन्वायरमेंट रहता है। फिजिकल दिवाली के दिवाली क्यों सफाई करते हो? मेरी एक क्लाइंट है, वो बहादुरगढ़ में है, तो उन मोडवैक नाम है उनकी कंपनी का, दीपक शर्मा जी, वो कहते हैं कि हम तो जी चीजों को रखते ही इस तरीके से हैं कि जब फिजिकल स्टॉक टेकिंग करनी होती है बस वॉक किया,
बस वॉक किया और देखा, नोट करते चले गए, क्योंकि उस तरह से बॉक्स रखे हुए हैं, उस तरह से अरेंज किया हुआ है, जिस तरह से आप किसी बहुत बड़े अमेजिंग से शॉपिंग मॉल में जाते हो और वहां पर शूज रैक के अंदर शूज रखे होते हैं डिस्प्ले करने के लिए, आप दूर से आइडेंटिफाई करके बता सकते हो, जिस तरह से कि बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी की शॉप होती है और क्या कस्टमर के लिए रखे होते हैं ना सामान, ऐसा ही अच्छी कंपनियों के अंदर स्टॉक भी रखा होता है पूरी साफ सफाई के साथ में, प्रॉपर डब्बों और पैकिंग के साथ के अंदर। तो मंथली स्टॉक टेकिंग करना बहुत आसान है। हमारा स्टॉक कैसे रखा हुआ है, ये गोदाम में भर भर के रखा हुआ है, उसके ऊपर पड़े हुए हैं तेल रिसते हुए ड्रम। आर यू एबल टू रिलेट, आर यू एबल टू रिलेट विद व्हाट आई एम सेइंग? पुरानी जंग मशीनों के पीछे रखा हुआ स्टॉक, आर यू एबल टू रिलेट? इफ यू आर रियली एबल टू रिलेट विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू कि फिजिकल स्टॉक टेकिंग क्यों नहीं होती है, तो आप जरा आर टाइप करो, रिलेट टाइप करो। माय डियर फ्रेंड, दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये डिजाइन का पार्ट है। ये बरकत बिजनेस में कब आएगी? बिजनेस बरकत में तब आती है जब हम इन सभी चेकलिस्ट के पॉइंट को टेक केयर कर रहे हैं। अच्छा, हमने ऑटोमेटेड पेरोल सिस्टम लगा रखा है अपनी कंपनी के अंदर, कंपनी में झगड़े ही खत्म नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जो होता है ना कंपनी का, वो कंपनी की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ होती है। उनको ना ट्रांसपेरेंट सिस्टम दे दो, आ रहे हैं तो बायोमेट्रिक से, आंखों वाले से, जिससे भी, या ऑनलाइन के का बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो उनको पता है कि कंपनी बड़ी ट्रांसपेरेंट है, तो कंपनी के अंदर मेरी अटेंडेंस सही लग रही है। वो अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डाल के इंटरनेट के ऊपर अपनी सैलरी स्लिप निकाल लेता है, अपनी डिटेल देख लेता है, डिडक्शन है, इन्वेस्टमेंट के प्रूफ अपलोड कर देता है, कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ वो सारा उसको नजर आ रहा होता है, टैक्स की कैलकुलेशन आती है, तो जिंदगी एकदम बांसुरी की तरह बजती है, आसान हो जाती है। लेकिन हमारी कंपनी में तो वो सैलरी के झगड़े ही खत्म नहीं होते। टीडीएस ज्यादा काट दिया, मेरी अटेंडेंस क्यों कट गई, ज्यादा लग गई, सैलरी कम बन गई, ज्यादा बन गई, फिर कुछ लोग जो है मुंह फैला के बैठ जाते हैं, चार लोग उसको समझाने लगते हैं। तो क्यों नहीं है पेरोल सिस्टम? लगाओ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। देखो, आप टैली के अंदर मत यूज करो इसको, इसके लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर लो। जैसे मैं तो अपने ऑफिस के अंदर ये यूज कर रहा हूँ केका, और मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, तो ये मेरी कहाँ चला गया? ओके, हाँ, ये मैं कंपनी की मशहूरी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना बता रहा हूँ कि मैं इसको यूज कर रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि आपने भी यही लगाना है। ये तो मेरे एक दोस्त हैं चंदन गोयल, उन्होंने बताया था, तो वो भी ये यूज कर रहे हैं। उन्होंने कहा जगमोहन ये ट्राई करके देख, मैंने ये ट्राई कर लिया, तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया, मैंने यूज कर लिया, मुझे अच्छा लगा। तो आप भी ट्राई करके देख लो, जो भी आपको अच्छा लगे। हजारों सॉफ्टवेयर हैं मार्केट के अंदर, तो आप ऑटोमेटेड पेरोल सिस्टम को इस्तेमाल करो। पॉइंट इज दैट। अच्छा, आप 4 बैंक अकाउंट वाला सिनेरियो मेंटेन कर रहे हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा बैंक 4 अकाउंट खोलता ही नहीं है। खोलेगा 4 बैंक अकाउंट, उससे आपने 4 करंट अकाउंट खोलने हैं, बाद में उसमें ओडीसीसी लिमिट स्प्लिट करानी है। उसकी एक स्ट्रेटेजी है, उसकी एक लेटर है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप देखो, 4 बैंक स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो के नहीं कर रहे। अच्छा, आपके बैंक अकाउंट रिकंसाइल होते हैं क्या? हर रोज सुबह 1 घंटा क्या आपकी अकाउंटिंग टीम यूज करती है एज ए व्हाट? बैंकिंग आवर्स। तो आपके कल शाम तक के सारे अकाउंट अगले सुबह मॉर्निंग में अपडेटेड होने चाहिए, सस्पेंस अकाउंट नहीं चाहिए। अच्छा, तो हम एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर मेंटेन कर रहे हैं क्या ऑटोमेटेड? क्या वो हमारे ऑफिस में पेस्टेड भी है क्या? क्या उसके रिमाइंडर हमारे कैलेंडर के साथ में शेड्यूल्ड भी है क्या? अगर एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर नहीं है, तो जो इंटरेस्ट पेनल्टी डिटेल जो हमें देनी पड़ती है ना, वो इसी की एब्सेंस की वजह में देनी पड़ती है, जो कि परेशानी क्रिएट करती है कैश रिच बिजनेस के लिए। क्या हमने इंश्योरेंस करवाई हुई है सभी एप्लीकेबल एसेट की? चाहे वो स्टॉक है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो जितने भी एरियाज हैं, एस्पेक्ट है, हमें क्या करना है? उसकी इंश्योरेंस करा के चलनी है। देखो, समय बड़ा बलवान है, और कभी कुछ भी हो सकता है। अगर कहीं फायर हो जाए, कुछ हो जाए, और रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, इंश्योरेंस ना होने की वजह से बिजनेसेस के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होता है। कई महीनों का प्रॉफिट एक बार में साफ हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू हैव अ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ वट एवर द बिजनेस यू आर डूइंग। इवन यू आर इनटू द सर्विस यार, इवन इनटू सर्विस, इवन यू आर इन ट्रेडिंग, इवन यू मैन्युफैक्चरिंग, आप चेक तो करो किस एसेट के ना होने की वजह से मेरे बिजनेस के अंदर मुझे नुकसान हो सकता है।
छोटा सा प्रीमियम आता है इंश्योरेंस का। इवन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमने भी अपनी ऑफिस का, बिल्डिंग का सारा इंश्योरेंस करा रखा है। इवन हमने कैश का भी इंश्योरेंस करवाया हुआ है। इवन हमने अपने लैपटॉप का भी इंश्योरेंस कराया, कंप्यूटर का भी कराया। होना चाहिए ना। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करो, तभी तो। नोट कर लो आप सारे के सारे पॉइंट, और इसको आपने अप्लाई करना है। अच्छा, क्या आप कैश रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं? कैश रिजर्व नहीं क्रिएट कर रहे ना, विद इन द कंपनी। अच्छा, विद इन द कंपनी कैश रिजर्व क्रिएट करो, वो 4 बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा, तो क्या आप कैश रिजर्व का एक हिस्सा अपनी नेटवर्थ के लिए भी ट्रांसफर करते हैं एज ए प्रोप्राइटर, पार्टनर और ए डायरेक्टर? नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? नेटवर्थ कैसे बनेगी? ज्यादातर जब बिजनेस ओनर से बात करो ना, मैं कहता हूं कि सर कैसे चल रहा है बिजनेस, बिजनेस कैसे है, वो ऑपरेशन की बात करते हैं। भाई ऑपरेशनली अब हमने फैक्ट्री 2 लगा दी, ऑपरेशनली मैंने जो है डिटेलें लेनी शुरू कर दी, डिटेलें देनी शुरू कर दी। ऑपरेशनली बिजनेस ओनर को इतना प्यार होता है, वो फाइनेंशियल कंट्रोल की बात सुनना भी नहीं चाहते, करना भी नहीं चाहते, सिर्फ ऑपरेशनल 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 कंट्रोल की बात करना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि हर महीने 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी अमाउंट है जो कैश रिजर्व में क्रिएट हुआ, कुछ हिस्सा उसका बाहर निकलना चाहिए, ताकि वो नेटवर्थ क्रिएट हो आपकी। और क्या हम मंथली सैलरी ले रहे हैं कंपनी में से? मंथली सैलरी, क्या हम कंपनी में से इंटरेस्ट ले रहे हैं? जो हम पहले सैलरी ली, वही पैसा कंपनी वापस दे दिया, चलो वो अनसिक्योर्ड लोन हो गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट लो ना। फिर सैलरी, इंटरेस्ट और रेंट के द्वारा आपका पैसा निकलता है आपकी कंपनी में से बाहर। इसको आप ना पर्सनलाइज पैसा ही मानकर चलो। आप अगर किसी को लोन देते तो इंटरेस्ट मिलता ना, अगर आप प्रॉपर्टी कहीं बाहर किराए पर देते तो रेंट मिलता ना, अगर आप किसी और कंपनी में जॉब करते तो सैलरी मिलती ना। तो उस तरह से प्रोविजन डालो, इसके बाद देखा करो आपकी कंपनी का प्रॉफिट क्या है। उसको बोलते हैं रियल में प्रॉफिटेबल बिजनेस करना। ये तीनों खर्चे डालने के बाद भवानी प्रसाद जी ने पूछा कि ये कैश इंश्योरेंस क्या होती है। कई बार क्या होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर कैश की ट्रांजेक्शन होती है, कैश लाख, 2 लाख, 5 लाख पड़ा रहता है, तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम करो। अगर कोई कैश चोरी हो जाए, खराब हो जाए, खराब मतलब कि मिसप्लेस हो गया, कुछ हो गया, तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भी इंश्योरेंस कर देती है। दैट इज कॉल्ड दी कैश इंश्योरेंस। कई बार बैंक में पैसे जमा कराने के लिए भेजते हैं कैश, तो पहले जमाने में बहुत हो जाता था, आजकल लोग कैश में काफी कम डील करते हैं, दैट इज ओके, बट दिस इंश्योरेंस इज एप्लीकेबल। इंश्योरेंस इज एप्लीकेबल, इंश्योरेंस इज एप्लीकेबल फॉर एनी असेट माय डियर फ्रेंड, एनी असेट इन योर कंपनी। तो आपने क्या 6 जार सिस्टम इंप्लीमेंट कर लिया अपनी लाइफ के अंदर? 6 जार सिस्टम नहीं किया तो कैसे बनेगी नेटवर्थ? कैसे जिंदगी के आनंद लेंगे? कैसे होगी कैश रिच लाइफ? 6 जार का पूरा सिस्टम मैंने जेएससी ऑनलाइन पे डाला हुआ है। क्या आप कम से कम 30 मिनट इन्वेस्ट करते हैं हर हफ्ते पैसिव इनकम के लिए? सिर्फ 30 मिनट। मैं तो करता हूं हर सैटरडे को 30 मिनट देख लेता हूं कि मेरी पैसिव इनकम कहां से आ रही है और क्या कर सकता हूं। किसी ब्रोकर से बात करनी है, किसी के मैसेजेस को रिप्लाई करना है, कुछ करना है, वो उसके बारे में सोच के सिर्फ 30 मिनट हर सैटरडे इन्वेस्ट करने के बाद एक्टिव इनकम से ज्यादा पैसिव इनकम इकट्ठी हो जाएगी। 1 to 1 करना बताऊंगा। अच्छा, क्या हम अपने पर्सनल और हाउस होल्ड खर्चों का भी एक फिक्स्ड आउटफ्लो बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ? कई बार ना घर के खर्चे ही नहीं खत्म होते और बरकत ही नहीं खत्म होती। अच्छा, तो आपने कहा 42 और 43 बता दें। सर 42 ये था कि इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, जो हमने इंटरेस्ट दे रखा है अपनी कंपनी को। सर 43 नंबर था कि हमने रेंट ले रहे हैं, मान लीजिए ऑफिस मेरे नाम पर है और कंपनी उसके ऊपर ऑपरेट कर रही है, तो मुझे उस ऑफिस का रेंट लेना है। फैक्ट्री मैंने खरीदी है, कंपनी को दी है, फैक्ट्री के ऊपर मैं रेंट ले रहा हूं। ओके, अब क्या था, हमने हाउस होल्ड का भी ना फिक्स्ड आउटफ्लो का एक बजट बना लेना है और उतने पैसे बरकत के साथ में अपने नेसेसिटी अकाउंट में डाल देने हैं, ताकि बाकी पैसे इन्वेस्टेड हों और हमेशा लाइफ में भी ये बना रहे कि बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। तो ये मैनिफेस्ट करता है मार्केट के अंदर। सो दीज आर द 46 चेकलिस्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड। ये सारे के सारे चेकलिस्ट के पॉइंट कहां पर अवेलेबल है? ये सारे के सारे जेएससी ऑनलाइन के अंदर आज दोपहर तक अवेलेबल हो जाएंगे, एब्सोल्युटली हो जाएंगे। आर यू गेटिंग वैल्यू?
Are you getting value from the presentation that I'm doing today? If you are getting the value, please type value in the chat box. Please type value अगर आपको value मिल रही है, or anything if you are getting anything coming in your mind. Thank you, thank you, thank you, thank you. मेरा क्या कमिटमेंट है कि मैं हर सैटरडे 5 to 6:30 आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेके आता रहूं, ताकि आपका बिजनेस ना हमेशा कैश रिच रहे। और आप कह रहे हो बॉडी प्रसाद जी, टुडेज क्लास फैंटास्टिक सर, वेरी एक्शन एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंकरेजमेंट। यू नो व्हाई? बिकॉज ये है आपकी लाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, एकदम पीस ऑफ माइंड। कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब आप कैश रिच बिजनेस और कैश रिच लाइफ कर रहे हो, लॉट्स ऑफ मनी इन एंड अराउंड इन योर लाइफ। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कैश फ्लो मास्टरी इज माय पैशन। तो मैंने ना एक बुक भी लिखी है, फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल। आप इस बुक को जरूर पढ़ना। एंड पीपल आर लाइकिंग दिस बुक फॉर द सिंप्लिसिटी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करने के बाद, रिच डैड पुअर डैड, टोनी रॉबिन्स और सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड की किताब को पूरा का पूरा अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के बाद मजा आ गया। और ना मतलब मैं पूरी तरीके से काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरी लाइफ में ना एक ट्रांसफॉर्मिंग इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। एक क्लाइंट ना अबाउट टू सुसाइड करने वाला था, क्योंकि कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट थी। उसके साथ काम किया, मेहनत की, और आज वो कैश रिच बिजनेस कर रहा है। उसके चेहरे की खुशी और ये वाली नॉलेज पूरे वर्ल्ड में होनी चाहिए, तो मैंने इसको अपनी लाइफ का मिशन ही बना लिया है। तो मिशन, पहले मैं एक सोफिस्टिकेटेड मिडिल क्लास चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं जो कि रूटीन काम कर रहा था, लेकिन जब मैंने इस मिशन को पकड़ा है, जब से आपने मुझे अलाउ किया है कि मैं आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करूं, तो थिंग्स आर मैजिकली मूविंग। पीपल आर एक्सपीरियंसिंग दी इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो इन देयर लाइफ, माय डियर फ्रेंड। तो मैंने मिशन क्या बनाया अपनी लाइफ का? आई एम ऑन अ मिशन टू एजुकेट एंड इनलाइटन 1 million people by 2021 so that you experience the financial freedom with financial control in your company and life. देखो, 1 करोड़ से 10,000 करोड़ तक के बिजनेस ओनर से मैं डील कर चुका हूं पिछले 20 सालों के अंदर। 879 के साथ तो मैंने पर्सनली काम किया, फिर बहुत सारे वर्कशॉप सेमिनार्स भी करता हूं, सो दैट कि ये इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लेवल तक पहुंचे। तो कैश फ्लो की मास्टरी के से क्या फायदा होता है? डेफिनेटली लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सिर्फ पेड़ के नीचे बैठे बाबा की तरह ये बताते हो कि ये मुंदरी पहनो और जिंदगी में पैसा आ जाएगा, तो आप मुंदरी क्यों नहीं पहनते? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं भी कैश फ्लो की मास्टरी करता था, तो डिजायर कार से मर्सिडीज के बारे में सोचा करता था। तो ये पॉसिबल है। ये कुछ बोस्ट करने के लिए नहीं बता रहा, ये कुछ इंग्रेव्ड करने के लिए नहीं बता रहा, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कैश फ्लो मास्टरी जो है ना, ये हर किसी की लाइफ में काम करती है। अगर मेरे जैसे मिडिल क्लास पर्सन की लाइफ में काम कर सकती है, तो आपकी लाइफ में तो करेगी, क्योंकि जितने कमिटेड आप हैं, कैश फ्लो मास्टरी ना आपको फ्रीडम दे रही है वर्क के अंदर, हेल्थ के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, ट्रैवल के अंदर, फैमिली के अंदर। स्पिरिचुअली ग्रो करो ना, आपके पास फंड अवेलेबल है तो लंगर की सेवा के अंदर पैसे भी दो और फिजिकली कंट्रीब्यूशन भी करना है। जिसको जो फंड की रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करो। ये सब कैश फ्लो मास्टरी के प्रिंसिपल्स हैं। बिजनेस ओनर कहाँ डील कर रहे हैं? एक्यूरेट मंथली प्रॉफिट ही नहीं पता, कैश की मिसमैनेजमेंट है, फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन है, कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है, लास्ट मिनट कंप्लायंस से डील कर रहे हैं, कोई चेक एंड कंट्रोल नहीं है बिजनेस के अंदर, कैश फ्लो के ट्रैप में फंसने की वजह से। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो का डैशबोर्ड ही नहीं देखते, नहीं पता कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। मुझे कैश फ्लो मास्टर की तरह, आचरेकर जी की तरह आपके बैट को हल्का सा सीधा करना है। आप तो ऑलरेडी सचिन तेंदुलकर हो माय डियर फ्रेंड, सचिन तेंदुलकर हो। तो मिलेनियर बिलियनियर का फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क ये है कि आप प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस मॉडल के हिसाब से आप कैश फ्लो मॉडल के प्रिंसिपल को फॉलो करते हो और कैश रिजर्व क्रिएट करते हो, और अपनी लाइफ में क्या फॉलो कर रहे हो? 6 जार टेक्नोलॉजी। ये 4 क्वाड्रेंट हैं इस फ्रेमवर्क के, मिलेनियर बिलियनियर के। तो 6 जार टेक्नोलॉजी को फॉलो करके आपने क्या किया? प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल, कैश फ्लो मॉडल, क्रिएट कैश रिजर्व एंड फॉलो दी
जार सिस्टम, ये सारी इंफॉर्मेशन ना मैंने जेएसए ऑनलाइन के ऊपर डॉक्यूमेंट की हुई है। तो जैसे आप जेएसए ऑनलाइन के ऊपर जाएंगे तो आपको कैश फ्लो मास्टरी के बहुत सारे टूल मिलेंगे। आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है। जब आप रजिस्टर्ड करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी इस तरह से आ जाएगी और आप इसको फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो। कभी भी अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, सब चीजें कर सकते हो। ये चीजें अवेलेबल है आपकी कैश फ्लो मास्टरी के अंदर माय डियर फ्रेंड। अच्छा, तो ये जो कैश फ्लो मास्टरी, कुछ लोग पूछते हैं कि जीएसटी ऑनलाइन में क्या करें। तो हमने ना 15,000 प्लस जीएसटी का एक छोटा सा अमाउंट रखा हुआ है, जिसके अंदर 1 ईयर की हैंड होल्डिंग भी प्रोवाइड होती है और आप सारी की सारी चीजों को देख सकते हो। बाकी 5 AM की वर्कशॉप में आप आ ही रहे हो, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो रजिस्टर कर सकते हो। तो इसके अंदर ना अगर आप 1-to-1 करना चाहते हो, बहुत से लोग हैं जो मुझसे ना 1-to-1 करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी जीएसटी ऑनलाइन के सब्सक्राइबर हैं तो भी, अगर आप नहीं हैं और पहली बार आए हैं या आप रजिस्टर्ड नहीं हैं और एक बार मुझसे 1-to-1 करना चाहते हैं, तो प्लीज टाइप 1-to-1 इन द चैट बॉक्स। आपके माइंड में ना सवाल आ रहे होंगे इस चेकलिस्ट को लेके, कुछ सवाल मैंने एड्रेस कर दिए, कुछ रह गए। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल आ रहा है, मुझसे जूम के ऊपर 1-to-1 करना चाहते हो, तो आप चैट बॉक्स में क्या टाइप करेंगे, 1-to-1। जैसे आप 1-to-1 टाइप करेंगे तो मेरे ऑफिस में मेरी कोऑर्डिनेटर हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं उपासना, शी विल सेंड यू अ लिंक, आपसे बात करेंगी, आपके सुटेबल टाइम से आपके साथ में एक 1-to-1 ऑर्गेनाइज करेगी। ऑल दोज पीपल हु आर प्रेजेंट इन टुडेज मास्टर क्लास एंड वांट टू डू 1-to-1 विद मी, कि आपका कुछ भी सवाल रह गया है। देखो मैं मिशन के ऊपर हूं। मिशन क्या है मेरा? मेरा मिशन ये है कि आपकी लाइफ में एक्चुअली इंप्लीमेंटेड हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये सब चीजें ठीक है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रही, ये छोटा सा ये पेज फंस गया। कोई पेज फंसने नहीं देना। देखो जब मैं 21 साल का था तो सीए बन गया। 21 साल से लेके 41 साल तक मैंने पूरी की पूरी प्रैक्टिस की। अब मैंने ना अब 42 ईयर से लेके, थैंक्स टू लॉकडाउन इसमें बहुत बड़ा चीजें क्रिएट हुई है। तो 42 ईयर से लेके विद द ग्रेस ऑफ गॉड, जब तक भगवान मुझसे सेवाएं लेगा तो मैं ये करता रहूंगा। मैं इस मिशन के ऊपर हूं कि आप सभी के बिजनेस ना, सभी के बिजनेस कैश रिच हैं। उसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, जैसे करना पड़ेगा करेंगे। करो मेरे साथ 1-to-1। तो उस 1-to-1 के अंदर हम ऑर्गेनाइज करेंगे। जो सवाल है पूछ डालो ना, पर्सनलाइज पूछो। 1-to-1 के लिए जब आते हो तो आपके माइंड में कोई सवाल होंगे तो वो लिख लेना। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट माय डियर फ्रेंड। तो माय इनविटेशन टू यू इज, अब आप ना अपनी डायरी में इन पॉइंट को जो अपडेट किया हुआ है इसके ऊपर काम करो और नेक्स्ट सैटरडे फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। हैव अ वंडरफुल वीकेंड एंड एंजॉय योर लाइफ विद योर फैमिली एंड क्रिएट वंडर्स, create wonder in your business. And I love you everyone. I love you and bye. Thank you for participating today. Thank you.